Good morning, everyone. Namaskar. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ओके सो स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेशन में एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं. ओके हमारी पीडीएफ कल कल की कंटिन्यू करनी है ना, राइट? कल की पीडीएफ कंटिन्यू करनी है तो कल की पीडीएफ है कहाँ? है खुदा है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू. मिल गई मिल गई मिल गई. चलो भाइयों और बहनों, है ना, दोनों बोलना जरूरी है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा. ओके कल हमने पेमेंट बैंक के बारे में देख लिया था, समझ लिया था एंड अच्छे से कर लिया था, राइट? ओके और आज हम करने वाले शुरुआत स्मॉल फाइनेंस बैंक की. आज हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कोऑपरेटिव बैंक करेंगे और फिर डिमांड डिपॉजिट कर लेंगे. ओके स्मॉल फाइनेंस बैंक. अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी यहाँ पर क्या जरूरत थी, क्या हो गया था ऐसा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाना पड़ा, स्मॉल फाइनेंस बैंक आए यहाँ पर एग्जिस्टेंस में? इसकी नीड या जरूरत कुछ वैसी ही थी जो कि पेमेंट बैंक की थी. खैर मैंने इनकी नीड के बारे में कल बात कर लिया था ना, डिस्कशन हो गया था कि क्यों जरूरत आई थी, कैसे बने थे, क्या हुआ था, है ना? तो सेम जो पेमेंट बैंक के बारे में बात की थी हमने शुरुआत में कि पेमेंट बैंक की जो नीड थी वही छोटे लोग इन द सेंस स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल, है ना, उनको यहाँ पर एक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी थी. वही आपका यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का था. बस अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ फीचर्स जो हैं या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो काफी हद तक अलग है आपके एक पेमेंट बैंक से. अब जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग कैसे हैं, वो अलग कैसे हैं यहाँ पर? उनमें यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, कि ये यहाँ पर नॉर्मल जैसे बाकी बैंक फंक्शन करते हैं उसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फंक्शन करता है. यानी कि जैसे आप नॉर्मल बैंकिंग सुविधाएं लेते हो, चाहे डिपॉजिट कराना हो, चाहे लोन लेना हो,
ये सब वो काम एज इट इज ही करता है जैसे कोई एक दूसरा कमर्शियल बैंक कह लीजिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक कह लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक कह लीजिए, वो करता है। ठीक है। इसमें यहां पर कुछ चीजें यहां पर फिर सर मतलब अगर सेम बैंकिंग सर्विस करता है तो फिर ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बाकी बैंक्स हैं, उनसे ये किस तरह से अलग होगा। कुछ ना कुछ हल्का सा कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ होगी ही होगी। जी हाँ, वो इसमें एक हल्की सी छोटी सी चेंजेस हैं, कुछ गड़बड़ है, जो कि आपको यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो है एक बहुत ही बड़ा पॉइंट। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से बढ़िया से समझना और जो मैं बताने वाला हूं उसको सुनना। अगर यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसका टोटल लोन पोर्टफोलियो, मतलब कि टोटल लोन जो इन्होंने दिया हुआ है, पूरा पूरा लोन जो इन्होंने दिया है अब तक, वो है आपका यहां पर 1,000 रुपए का, या 1,000 नहीं करता, एग्जैक्टली फिगर ही लेते हैं। वो है आपका यहां पर कितना होगा ये, 10 करोड़। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टोटल जितने भी लोगों को लोन दिया है एक बैंक ने, वो 10 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब ऑब्वियस है जो 10 करोड़ है अमाउंट जो है, इसमें अलग अलग लोन होंगे। कोई 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कोई 1 करोड़ का भी हो सकता है, कोई 50 लाख का होगा, कोई 25 लाख का होगा, कोई 20 लाख का होगा, अलग अलग बाइफर्केशन होगी, है ना। कुछ फिक्स तो है नहीं ऐसा कि 10 लोगों को 1-1 करोड़ दे दिया, ऐसा तो नहीं, बाइफर्केशन होगी। अब यहां पर जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, उन पे जो मैं अभी बात बताने वाला हूं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन इनमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस बैंक में जो टोटल 10 करोड़ है, जो टोटल 10 करोड़ है, इसका हाफ कितना होगा, 50% ऑफ 10 करोड़, 5 करोड़। ठीक है। ये जो 5 करोड़ है, हाफ है, इसमें इसमें भी वैसे ही बाइफर्केशन है लोन की, कोई 10 लाख का लोन, 50 लाख का लोन, ये वो वगैरह वगैरह बाइफर्केशन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के 50% ऑफ देयर टोटल लोन पोर्टफोलियो, टोटल लोन पोर्टफोलियो के 50% अमाउंट जो है, टोटल लोन है जो आपके, वो जो होगा, वो उन लोन का सम होना चाहिए, वो उन लोन्स का सम होना चाहिए जिनकी वैल्यू लेस देन 25 लाख रुपीज होगी। और बाकी जो बचा था 5 करोड़, उनकी वैल्यू यहां पर मोर देन 25 लाख होगी। बस इतनी सी बात है, समझिए बात को। एक बार फिर से सुनो। टोटल मेरा फॉर एग्जाम्पल यहां पर टोटल मेरा 10 करोड़ रुपए है, फॉर एग्जाम्पल टोटल लोन। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जितने लोन बांटे हैं उन सबका टोटल 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ का 50% कितना हुआ, 5 करोड़। 10 करोड़ का 50%, 5 करोड़। जो 50% वैल्यू है यहां पर, वैल्यू है आपकी लोन की, टोटल लोन की, उनमें जितने भी लोन इंक्लूडेड है, जितने भी लोन इंक्लूडेड है, उन सब में यहां पर एक सिंगल लोन, कोई भी एक सिंगल लोन 25 लाख रुपए तक ही होगा। 25 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी एक लोन नहीं होगा। और बाकी जो बाकी 50% बचा, वो यहां पर एक इंडिविजुअल लोन जो है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यानी कि ये 5 करोड़ है,
इनमें जितने भी लोन आएंगे वो लोन कोई 10 लाख का होगा, कोई 50,000 का होगा, कोई लाख का होगा, कोई 24 लाख का होगा, 25 लाख का होगा, कोई 20 लाख का होगा, कोई 15 लाख का होगा। मतलब 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाकी जो बच्चे हैं वो वैसा 25 लाख से ऊपर के होंगे। ठीक है, ये एक फंडा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये फंडा यहां पर लगता है। ऐसी रिस्ट्रिक्शन किसी भी और बैंक में नहीं है। किसी भी और पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक में ये कंडीशन नहीं है। केवल और केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये कंडीशन प्रिवेल करता है। इस कंडीशन को यहां पर इनको पूरा करना पड़ता है। अब अगर इन बैंक्स को ये कंडीशन को पूरा करना पड़ता है तो ऑब्वियस है इनको फोकस रखना पड़ता है अपना उन लोन्स पे जिनकी वैल्यू 25 लाख रुपए से कम है। और जो हमारे इंडिया में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो नॉर्मली यहाँ पर इतने बड़े लोन नहीं लेते। वो 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख इतने रेंज में ही वो रहते हैं। इतने रेंज में रहते हैं, इसलिए ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादा। इन्हीं कस्टमर पे फोकस करते हैं क्योंकि उनको खुद का अपना टारगेट जो है वो पूरा करना होता है। और ये टारगेट यहाँ पर आरबीआई ने उनको कह रखा है कि इट इज मैंडेटरी टू डू इट, मैंडेटरी टू कंप्लीट इट। ओके, और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहां पर ये आपकी क्राइटेरिया है, ये लिमिट है। ओके, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। इजी कंसेप्ट था। ये मैंडेटरी है, रूल है, आरबीआई की गाइडलाइन है। ओके, ये 10 करोड़ कौन सी वैल्यू है? 10 करोड़ टोटल लोन जो दिया है, टोटल लोन की वैल्यू है, टोटल लोन है इस बैंक का। सर 10 करोड़ फिक्स्ड है। नींद से जागो मोहन प्यारे, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था और कम से कम उसके बाद 10 बार बोला है कि ये एक एग्जाम्पल है। मतलब जो चीज बोल दो और जो चीज ना लिखो उसमें भी तुम्हें लगता है कि ये तो पत्थर की लकीर है। टोटल लोन जो जनरल पब्लिक को दिया है, जनरल पब्लिक ने किसी को भी दिया है। ठीक है, तो सम लेस देन 25 लाख वाला हो सकता है, हो सकता है। तो मैच नहीं और उसके ऊपर लोन का कोई आया तो ऐसे भी नहीं देगा, नहीं देगा। 50 लाख का पहले ऐसा नहीं है कि पहले 50% का क्राइटेरिया अचीव होगा उसके बाद हम बड़े लोन देंगे। जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे कैलकुलेशन होती रहेगी। कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, किसी भी तरह कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। 10% की मोर देन 25 लाख होगा, ये ऑब्वियस, और लेस देन भी हो सकता है। हाँ, लेस देन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 50% ये वाला क्लोज पूरा करना है। ये क्लोज पूरा हो गया तो ऑब्वियस है ये क्लोज हो ही जाएगा। हमें तो इस क्लोज से मतलब है। ये वाला क्लोज तो मैंने जस्ट वैसे ही लिखा कि ये हो गया तो ऑब्वियस है ये हो ही जाएगा। ठीक है, सर मिनिमम वैल्यू नहीं है तो 50% कैसे फिक्स होगी? बाबू मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू है 25 लाख। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जितनी मर्जी हो जाए। मिनिमम वैल्यू तुम इस 25 लाख में, इस 5 करोड़ में तुम 10-10 हजार के, 10-10 हजार के जितने मर्जी एक्स नंबर ऑफ लोन दे दो, जिसकी वैल्यू टोटल 5 करोड़ होनी चाहिए। सिंपल सी मैथ्स की कैलकुलेशन है, इसमें है क्या?
लेस देन 50% से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मिनिमम 50% बोला था मैंने, मिनिमम 50%। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ और कुछ नहीं है। ये 10, मैं फिर से बता दूं, ये 10 करोड़ एग्जाम्पल है, ये 50% जो है ये रूल है, ये 25 लाख जो है ये एक रूल है, ये रूल है। बाकी 10 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। कोई पहले लेस देन कंडीशन पूरी नहीं होगी। जो पर्सन आएगा उसको लोन दिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे बैंक में जितने भी लोन है उनमें 50% अमाउंट के लोन जो है वो 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। नॉर्मल बंदा जितने मर्जी अमाउंट का लोन दे सकता है बैंक से, कहीं कोई लिखा नहीं हो। कितने टाइम में आरबीआई चेक करता है एक लोन को? आरबीआई, भाई साहब तुम अभी बैठे हो, तुम कोई काम कर रहे हो ना, आरबीआई तुम्हारा काम चेक कर रहा है ना। पल पल की खबर आरबीआई के पास जाती है ना। जैसे तुम किसी और से चैट कर रहे होते हो तो तुम्हारे उस वली का फोन आ जाता है अचानक से कि तुम, मुझे पता लग गया तुम किसी और से चैट कर रहे हो, है ना। तो वैसे ही आरबीआई को पता लग जाता है जब तुम कुछ काम कर रहे होते हो। होता है ना ऐसा, किसी और से मतलब 5 मिनट भी चैट कर लो, पता नहीं कहाँ से एक फोन आ जाएगा उसका, मुझे पता लग गया तुम चैट कर रहे हो। मैंने कौन सी दिव्य शक्ति है उसके पास, है ना, पता लग जाता ना। बस वही है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, अब लेकर चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे। चीजें वही हैं, इसका फोकस अब जो 25 लाख से कम पे फोकस है, समझ लो, है ना। किसी और बैंक का ऐसा फोकस है नहीं, इनका फोकस है 50% से, जो मुझे 50% तक लोन करने हैं उनकी वैल्यू 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इसलिए उनको यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेसेस है उन पर फोकस करना पड़ेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उन पे फोकस करना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कम लोन, कम अमाउंट का लोन लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये यहां पर इनका फोकस मेन रहना चाहिए। एलिजिबल प्रमोटर कौन एक बैंक को ओपन कर सकता है? जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बैंकिंग एंड फाइनेंस में। कंपनी एंड सोसाइटीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय रेजिडेंट्स, यानी कि इंडिया में रहने वाले व्यक्ति ही यहां पर एलिजिबल है स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए। एग्जिस्टिंग जो एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, जो कि यहाँ पर इंडियंस के द्वारा ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, उनको यहाँ पर परमिशन थी यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने की, लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की। Promoter group should be fit and proper with sound track of professional experience of running their business at least 5 years. Okay, so यहाँ पर जो प्रमोटर है या प्रमोटर का ग्रुप है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर 5 साल के लिए बिल्कुल स्मूथ बढ़िया होना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड। उसका जो रिकॉर्ड है वो एकदम दाग बेदाग होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल के लिए। पूरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस तो 10 साल का है, लेकिन उसमें से 5 साल का जो है वो एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। बिजनेस जो है बिल्कुल बढ़िया चलना चाहिए। बेदाग का मतलब कि प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पर सही तरीके से चल रहा, फिट एंड प्रॉपर वे में, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो थी, जो ओरिजिनली इसकी फिक्स की गई थी वो 100 करोड़ की गई थी, लेकिन लेटर ऑन इसको इंक्रीज कर दिया गया था 200 करोड़ तक, ठीक है। इसकी कैपिटल 200 करोड़ कर दी गई थी। प्रमोटर का मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर 40% होना चाहिए। ये हमने पेमेंट बैंक की कंडीशन में पढ़ा था कि 40% जो उसका कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर जो है उसका हिस्सा 40% होना चाहिए इसमें पहले 5 सालों में। यही सेम पेमेंट बैंक में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये 30% तक मैक्सिमम ला सकते हैं आपका विद इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ओके, 5 साल के बाद 10 साल तक हम इसको 30% तक ला सकते हैं, और मैक्सिमम अप टू 15% तक हमें लाना पड़ेगा इसको
15 साल के भीतर भीतर। तो इसमें थोड़ी सी आगे बाइफरकेशन भी कर रखी है। यहाँ पर आपका 40% आपका पहले 5 साल तक 40% रहेगा, 10 साल तक ये 30% तक लाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद 15 साल तक आपको इसका हिस्सा 15% तक लाना पड़ेगा। और ये क्राइटेरिया इनको प्रमोटर को फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि इनको अपना हिस्सा जो है वो बेचना ही पड़ेगा। यानी 15 साल बाद इनका खुद का हिस्सा मैक्सिमम 15% ही हो सकता है, जो एक प्रमोटर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, इसके अलावा क्या लिखा है, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से बने हैं, अभी पढ़ेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पढ़े हैं उनमें यहां पर हमेशा 26% का क्राइटेरिया ही फॉलो किया जाएगा पहले 5 साल में, और उसके बाद ये क्राइटेरिया 15% का हो जाएगा 15 साल में। और ये यहां पर आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कंडीशन। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अलावा की कंडीशन है, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कंडीशन है। ठीक है, समझ गए। 200 करोड़ 40%, 30%, 15%, और इसमें 26%, और यहां पर आपका 15%। ठीक है, चलो। Small finance bank are also required to extend 75% of their adjusted net bank credit or credit equivalent to off balance sheet exposure, whichever is higher, to the priority sector lending. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम टॉपिक आराम से बाद में तसल्ली से एक और चैप्टर आएगा तब करेंगे, तब ये वाला क्राइटेरिया हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये क्राइटेरिया को हम स्किप कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, जैसे हमने कल भी एक क्राइटेरिया आया था, तब भी मैंने कहा था बाद में करेंगे, स्किप करते हैं। अभी इस क्राइटेरिया को मैं स्किप कर रहा हूं। कल हमने रीजनल रूरल बैंक के क्राइटेरिया को स्किप किया था। अब यहां पर पढ़ते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले क्राइटेरिया पढ़ा, वो लिखा हुआ है यहां पर। At least 50% of their credit portfolio should constitute of loans advances up to 25 लाख रुपए। यही अभी पढ़ा था हमने, क्रेडिट पोर्टफोलियो यानी कि टोटल लोन जो है, टोटल लोन्स जो है। ठीक है, ओके। सो क्रेडिट पोर्टफोलियो टोटल लोन जो है 50% टोटल लोन जो है उनकी वैल्यू जो है हर एक इंडिविजुअल लोन की 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। Maximum loan size and investment limit exposure to a single and group obligor would be restricted to 10% and 15% of its capital fund respectively. अब यहां पर ये बात आती है कि मैक्सिमम लोन साइज या फिर इन्वेस्टमेंट लिमिट एक्सपोजर जो है वो सिंगल या फिर ग्रुप को 10% और 15% होगा उसके कैपिटल का मैक्सिमम। अब ये क्या फंडा है, इसको समझो बड़े ध्यान से। पहले मैं आपको बताता हूं सिंगल और ग्रुप ऑब्लाइगर कौन है। अगर मैं ए व्यक्ति हूं, ठीक है, मेरी एक कंपनी है एबीसी नाम की, मैं ए व्यक्ति हूं, मेरी कंपनी है एबीसी नाम की। इसी तरह से ए कंपनी में एक और पर्सन है बी सी, है ना। हम तीन लोगों ने ये कंपनी मिलकर बनाई है और कंपनी चला रहे हैं। हम तीनों इसके मैनेजमेंट के पार्ट हैं, हम इसके डायरेक्टर हैं। ओके, एक कंपनी। अब ए जो है इसमें से, ए जो है इसमें से वो एक और ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लेता है जिसका नाम है XYZ। सी एक और ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर देता है जिसका नाम है CDE। बी एक और ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है जिसका नाम है BCD। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी यहां पर ABC, जिसके तीन यहां पर टॉप मैनेजमेंट मालिक थे या डायरेक्टर थे, ये कंपनी होती है एक सिंगल एंटिटी। ए ने कंपनी बनाई XYZ, ये भी एक सिंगल एंटिटी है। BCD भी एक सिंगल एंटिटी है। CDE भी अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं ABC, XYZ, BCD, CDE, ये चारों की चारों कंपनीज, ये चारों की चारों कंपनीज की अगर मैं बात करूं, ये चारों कंपनीज यहां पर आपकी, ये यहां पर एक ग्रुप है। ये एक आपका ग्रुप है, चारों कंपनीज। तो चारों कंपनीज ग्रुप है, मतलब अभी भी कुछ चीजें कंफ्यूज होंगी आपके माइंड में।
उनको भी क्लियर करता हूं कि ये चारों कंपनीज ही ग्रुप क्यों है। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, ओके, और वो एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि एक और इनमें एक और पर्सन इन्वॉल्व हुआ, डी, जो कि इस टॉप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, प्रमोटर नहीं है, लेकिन वो प्रमोटर नहीं है, ना ही उसने कंपनी में कोई हिस्सा है, जस्ट उसको इन्होंने यहां पर एज अ सैलरी बेस पर रखा हुआ है, काम करता है, लेकिन काम काफी अच्छे ढंग से करता है, करोड़ों में सैलरी है उसकी, हजारों में लाखों में उसकी सैलरी है, बढ़िया से टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन करता है, डिसीजन लेता है, सब लेता है। उसने भी अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था DEF, उसने भी अपनी कंपनी बनाई, लेकिन ये DEF कंपनी ये ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। ग्रुप का पार्ट ABC XYZ BCD CDE यहां पर ग्रुप का पार्ट होगा। ठीक है, ये आपका ग्रुप का पार्ट रहेगा। ये होता है एक सिंगल एंटिटी और ग्रुप एंटिटी का कंसेप्ट। यानी कि अगर एक कंपनी के जितने भी मालिक हैं, वो अगर उनमें से कोई एक पर्सन या दो पर्सन मिलकर या तीन पर्सन ही मिलकर एक अलग से नई एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं और वो भी उस कंपनी के मालिक बनते हैं, तो वो सारी सारी कंपनीज एक ग्रुप कंपनी बनाती हैं, ग्रुप कंसर्न बन जाता है, ग्रुप एंटिटी वो कहलाता है। अब यहां पर मैंने ABC XYZ का एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस, रिलायंस के यहां पर कितने नाम से कितनी सारी कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस टेलीकॉम वगैरह 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 वगैरह, है कि नहीं है? एग्री करते हो? अब मान लीजिए जो मुकेश अंबानी जी हैं, है ना, अंबानी जी ने यहां पर अपना एक मालिक है रिलायंस इंडस्ट्री में, वन ऑफ द मालिक इज रिलायंस इंडस्ट्री। अब अंबानी जी जिस जिस कंपनी में मालिक है ना, जिस जिस कंपनी में और मालिक है ना, वो कंपनी एक इकट्ठे मिलकर, कुछ ऐसी कंपनीज इकट्ठी मिलकर एक ग्रुप में आती है। ठीक है, और इनकेस किसी कंपनी में अंबानी जी मालिक नहीं है, इनकेस किसी कंपनी में मान लीजिए मालिक नहीं है और उस कंपनी में कोई भी वो बंदा मालिक नहीं है जो यहां पर मेन रिलायंस इंडस्ट्री मालिक था, तो वो कंपनी ग्रुप का पार्ट नहीं होगी, वो कंपनी अलग होगी, वो कंपनी अपने आप में एक सिंगल एंटिटी होगी। ठीक है, ये एक सिंगल और ग्रुप का कंसेप्ट होता है। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है आपको, ये कंसेप्ट आपका बहुत ही एक यूनिक सा कंसेप्ट है, जो कि यहाँ पर आप जब बैंक में बैठोगे, जब लोन्स एडवांसेस करोगे, तब ये कंसेप्ट आपको पहले दूसरे दिन सिखाया जाएगा। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, ये शुरुआत होती है इस कंसेप्ट से हमारे लोन्स की। ठीक है, खैर मैं जो भी चीजें बता रहा हूं अभी, तो वैसे उन चीजों की शुरुआत इतनी ज्यादा लेवल पे नहीं हुई है जो आपके बैंक के प्रैक्टिकल यूज में आए, क्योंकि ये सब चीजें थ्योरेटिकल है। 25 लाख तक का लोन होगा, 50% होगा, ये होगा वो होगा, पेड अप कैपिटल इतनी है, ये रूटीन में काम नहीं आती ऐसी चीजें। रूटीन में जो चीजें काम आती हैं वो अभी हम सीखनी शुरू करेंगे, है ना। तो उनमें से एक चीज ये अभी मैंने सिखाई आपको, सिंगल और ग्रुप एंटिटी का कंसेप्ट। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो सिंगल एंटिटी है उसको यहां पर हम अपने टोटल लोन पोर्टफोलियो का एक पर्सन मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए लोन चाहिए। मैं इस एग्जांपल में फिर से आता हूं, एक पर्सन मेरे पास आता है और मुझे कहता है मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए। क्या मैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी समझाया उसको लोन दे देंगे हम? ठीक है, ओके, एग्री है? कैसे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि एक सिंगल एंटिटी को हम अपने ग्रुप टोटल लोन, टोटल कैपिटल का, अच्छा सर कैपिटल है, टोटल कैपिटल का 10% ही दे सकते हैं, लोन नहीं है, सॉरी मैंने लोन की वैल्यू ले ली थी एग्जांपल में। मान लीजिए उसकी कैपिटल 200 करोड़ है, मान लीजिए उसकी कैपिटल 200 करोड़ है, तो उस एक सिंगल एंटिटी को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 करोड़ का लोन ही दे सकते हैं। हम उसको 20 करोड़ का लोन ही दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मेरे वाला एग्जांपल में दे सकते हैं 2 करोड़, क्योंकि 200 करोड़ मेरी मिनिमम पेड अप कैपिटल है, तो मुझे तो 20 करोड़ तक का लोन मैं उसको दे सकता हूं, 20 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकता, 2 करोड़ का लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो मेरे से 30 करोड़ मांगने आता है, 21 करोड़ मांगने आता है, तब मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर हो सकता मेरी पेड अप कैपिटल 300 करोड़ हो तो दे दूंगा मैं।
वो डिपेंड करता है पेड अप कैपिटल के ऊपर। कैपिटल आपकी जितनी है उसका 10% ही आप सिंगल एंटिटी को दे सकते हो, और पूरे पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप का टोटल जो वैल्यू है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस केस में यहाँ पर मान लीजिए एबीसी को आपने मान लीजिए आपके 200 करोड़ पेड अप कैपिटल है, जिसमें से आपने 15 करोड़ एबीसी को दे दिया, एक्सवाईजी को 2 करोड़ दे दिया, है ना, और ऐसे करके बीसीडी सीडी को जो टोटल लोन दिया वो टोटल ओवरऑल 200 का 15%, यानी कि 30 करोड़ से ऊपर ये वैल्यू इन सभी चारों के चारों कंपनीज के लोन की मिलाकर 30 करोड़ से ऊपर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, पेड अप कैपिटल, बच्चा आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मैं ऑलरेडी ये टॉपिक समझा चुका हूँ कैपिटल वाला ना। ठीक है, ये था आपका पूरा पूरा क्राइटेरिया स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इन केस कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं अगला टॉपिक कोऑपरेटिव बैंक पे चलता हूं। चलो कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं। ग्रुप की हर एक कंपनी को इंडिविजुअल लोन मिल सकता है, सिंगल एंटिटी को ही एक बार मिलेगा पूरा। ग्रुप की हर एक कंपनी सिंगल एंटिटी तो है, और क्या है उसमें? मैक्सिमम 10%, मिनिमम कितना भी हो सकता है? हाँ जी, कितना भी हो सकता है सर। प्रमोटर के शेयर अगर कम हो जाएंगे तो वो क्यों ओपन ही करेगा? प्रमोटर के शेयर कम होते हैं, वो खुद बेचता है अपने शेयर को, तभी कम होते हैं। वो जब कोई चीज आप बेचते हो तो उसका पैसा भी तो मिलता है उसके बदले में, है ना। अगर कोई ग्रुप एंटिटी लोन लेने आता है तो हमें पता चल जाएगा वो ग्रुप एंटिटी, बिल्कुल आप उसके बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रुप उसके कौन कौन से हैं। उसके बैलेंस शीट में सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, सब चीजें लिखी होती हैं कि इसका और किसी कंपनी में किसी भी तरह का हिस्सा है या नहीं है, सब चीजें आइडिया लग जाता है आपको। मैक्सिमम कुछ भी नहीं है किसी चीज का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब होता है ऐसे बैंक्स जो कि यहां पर एक ऐसी सोच के साथ बनाए गए थे, जो सोच थी यहां पर आपकी वन फॉर ऑल फॉर वन कंसेप्ट। वन फॉर ऑल फॉर वन कंसेप्ट। एक व्यक्ति सभी के लिए और सभी व्यक्ति एक के लिए, इस कंसेप्ट के साथ यहां पर कोऑपरेटिव्स की शुरुआत की गई थी। मैं यहां पर कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा हूं, कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं कर रहा। कोऑपरेटिव्स की शुरुआत की गई थी वन फॉर ऑल फॉर वन कंसेप्ट के साथ। कोऑपरेटिव अपने आप में जो शब्द है, उसी शब्द में ये वन फॉर ऑल फॉर वन झलकता है कि एक साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना, एक साथ मिलकर, एक साथ से जुड़कर, किसी से एक पर्सन दूसरे पर्सन से जुड़कर काम करना, आगे बढ़ना, इकट्ठे कुछ ना कुछ काम करना। ठीक है, अब यहां पर वन फॉर ऑल फॉर वन ये है कि कुछ लोगों ने मिलकर यहां पर कोई एक काम करने की चीज के बारे में सोचा और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, और अगर वो पर्सन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने आप को कहीं रजिस्टर्ड करवा लेते हैं कि चलो हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग मिलकर काम करेंगे, काम जो भी करेंगे, ठीक है, अभी उस काम पे भी आते हैं, जो भी काम करेंगे हमने ये XYZ ये काम करना है, लेकिन मिलकर काम करना है, और अपने आप को हम रजिस्टर करा लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन वो कराते थे किसके तहत? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 के तहत। उस टाइम पे जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसके तहत वो अपने आप को रजिस्टर करवाते थे। ठीक है, ये कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी 1904 में, जिसमें यहां पर ये सभी लोग मिलकर यहां पर एक ही गोल के साथ आगे बढ़ते थे, और वो एजेंडा के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लेते थे। 1904 एक्ट में ये चीज हुई थी।
उसके बाद यहां पर 1912 में 1912 में एक और पैक्ट पास किया गया था, जिसमें यहां पर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स के बारे में जिक्र किया गया था और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिक्र किया गया। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1904 में। यही था कि सबको एक साथ मिलकर चलना, सभी को एक साथ मिलकर यहां पर काम करना, एक दूसरे की भलाई के लिए। अभी आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जो आपने एक बड़ा ही फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो आपने जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा। ठीक है, उस या फिर नहीं भी देखा कोई बात नहीं, मैं कॉमन ही एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा इजी से समझ में आ जाएगा। उस एग्जांपल उस जो सीरियल में एक नाम होता है सोसाइटी का, उस सोसाइटी का नाम जहां पर वो रहते हैं उसका नाम होता है गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा कुछ ही नाम होता है, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। अब वो सोसाइटी में रहते हैं। अब हम लोग नॉर्मली, पता है क्या होता है, नॉर्मली जब भी शब्द आता है ना कि मैं उस सोसाइटी में रह रहा हूं, ऐसा कोई बोलता है ना अगर आपको क्वेश्चन कि मैं उस सोसाइटी में रह रहा हूं, तो आपके मन में क्या आता है? सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है कि एक कोई कॉलोनी है। आपके मन में यही आता है ना कि आपसे कोई आपका दोस्त, अच्छा अच्छा यार मैं ना उस सोसाइटी में रह रहा हूँ, अच्छा सोसाइटी में रह रहा हूँ। सोसाइटी का मतलब तुम्हारे मन में क्या आता है? कि कॉलोनी है, एक कॉलोनी है, एक एरिया है। नहीं, सोसाइटी का मतलब कोई कॉलोनी या कोई एरिया से नहीं होता। सोसाइटी का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आएगा। ये क्या होता है गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या काम करती है? अब आपको थोड़ा सा और लेकर चलता हूं आगे इसी में। अब आप देखते होंगे कि ये लोग जो होते हैं आपसे, इसके काफी सारे लोग मेंबर होते हैं। लाइक दी उसमें भिड़े जो है, अगर मैं सीरियल की बात करूं, सीरियल में जो एक करेक्टर है भिड़े नाम का, वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं इस सोसाइटी का एक मवेश सेक्रेटरी हूं। बोलता है ना कि मैं इकलौता सेक्रेटरी हूं इस सोसाइटी का। और वो क्या करता है? वो हर एक महीने जा जाकर सभी के घरों से कुछ पैसा इकट्ठा करता है, मेंटेनेंस चार्जेस का करता है ना, कि लाओ भाई मेंटेनेंस चार्जेस के पैसे दो, सोसाइटी के काम कराना है हमने। ठीक है, तो यही फंडा होता है सोसाइटी का, कि जब जो भी उसके तहत जो भी जितने भी लोग उसके मेंबर बने हैं, और वो मेंबर मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे और उस सोसाइटी के लिए काम करेंगे। यहां पर जो मेरे एग्जांपल में सोसाइटी क्या है? मेरे एग्जांपल में सोसाइटी है एक हाउसिंग कॉलोनी। एक हाउसिंग कॉलोनी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब हाउसिंग कॉलोनी नहीं है। सोसाइटी के तहत यहां पर वन ऑफ द एग्जांपल इज द हाउसिंग कॉलोनी। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। जब उसमें रहने वाले व्यक्ति जो है एक साथ मिलकर आपके मेंबर बनते हैं, उनमें से एक को हेड चुनते हैं, और वो यहां पर क्या काम करते हैं? वो मिलकर कुछ ना कुछ पैसा हर एक महीने डालते हैं और उस पूरी सोसाइटी के लिए, उस पूरी कॉलोनी के लिए, हाउसिंग कॉलोनी के लिए यहां पर काम करते हैं। चाहे वो क्रिकेट मैच ही क्यों ना ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो उसकी रंग पुताई करवाना हो, चाहे सोसाइटी में कोई गार्डन बनवाना हो, चाहे मंदिर बनवाना हो, कुछ भी करना है सोसाइटी में, जो तरह तरह के फंक्शंस जो ऑर्गेनाइज किए जाते, तो मैं सीरियल की बात करूं उसमें, तो सारे के सारे इसी तरह से किए जाते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसने सबके लिए काम किया क्योंकि उसने थोड़ा बहुत पैसा दिया, और सभी ने मिलकर एक व्यक्ति के लिए काम किया क्योंकि एक एक फैमिली के लिए भी एंटरटेनमेंट वहां पर हुआ। यहाँ पर पार्क का निर्माण किया गया, गार्डन का निर्माण किया गया। तो ये एक सोसाइटी का काम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है, और ये वन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एग्जाम्पल इज द हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, और उसी तरह से एक और एग्जाम्पल होता है, एक और एग्जाम्पल होता है यहां पर आपका, और वो एग्जाम्पल होता है क्रेडिट सोसाइटी का, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या कहती है? ये कहती है कि हम कुछ लोग मिलकर यहां पर हम क्या करते हैं? कुछ लोग मिलकर हम एक दूसरे की मदद करते हैं पैसे के रूप में, लोन के रूप में। हम 20 लोग हैं, मिलते हैं, और अगर आप में से किसी एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, बाकी लोग मिलकर, बाकी में से कुछ लोग मिलकर उसको पैसा दे देंगे, है ना। या फिर हम एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम पैसा डालते रहेंगे, किसी को उसमें से जरूरत होगी हम पैसा उसमें से ले लेंगे। तो ये लोग मिलकर इन्होंने क्रेडिट सोसाइटी बना ली।
जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटी बनी थी वैसे क्रेडिट सोसाइटी बनी। लेकिन जो क्रेडिट सोसाइटी बनी इसका कुछ ज्यादा उनको फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सोसाइटी किसी के बेनिफिट के लिए नहीं बनाई गई। मतलब बेनिफिट इन द सेंस कि फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं था, एक सेटिस्फेक्शन थी। अब जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी उसमें किसी को बेनिफिट थोड़े ना हो रहा था। अब जो भी चार्जेस उसमें हर एक मेंबर दे रहा था उसको खर्चा किया जा रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया जा रहा था। उसी तरह से जब क्रेडिट सोसाइटीज का निर्माण हुआ तब भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहा था। उनका पर्पस था कि किसी एक दूसरे व्यक्ति की मदद करना, किसी एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति की मदद हो जाए। लेकिन धीरे धीरे ये जो क्रेडिट सोसाइटीज थी इन्होंने अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग की तरफ लेकर जाना शुरू किया कि हमें भी प्रॉफिट चाहिए। इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बड़ा किया, थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड किया और इसमें और मेंबर्स जोड़े। और मेंबर्स जोड़ते जोड़ते इन्होंने यहाँ पर फर्दर अपने लिए एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई के पास ये गए और आरबीआई को ये कहते कि हमें अपना एक लाइसेंस दे दीजिए, हमें बैंक ओपन करना है। सबसे पहले सोसाइटी में क्या होता है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं और उसके बाद ये लोग देखते हैं कि हमें किस काम में जाना है। हाउसिंग सोसाइटी खोलनी है, कोई मुझे क्रेडिट सोसाइटी खोलनी है, मुझे क्या एक बैंक खोलना है, मुझे क्या एग्जैक्टली करना है। ऐसे 20 तरह के काम है जो कि यहाँ पर एक क्रेडिट जो एक सोसाइटी जो है वो करती है, कर सकती है। हमारे सामने जो एग्जांपल है वो जो हमने कॉमन एग्जांपल है वो हमने हाउसिंग सोसाइटी का सुना है, बैंक के बारे में सुना है। ठीक है, तो वो एक बार रजिस्टर करवाकर उसके बाद यहाँ पर फर्दर अपना काम को शुरू करती है जिस काम में भी वो जाना चाहती है। और उनमें से एक काम है कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम, कोऑपरेटिव बैंक्स का निर्माण। और वो यहां पर आपका आज की डेट में इनका निर्माण ऑब्वियस है। कोऑपरेटिव का जो बेसिक एजेंडा था वो था नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन का। लेकिन ऑब्वियस है जब आप इतना बड़ा एक्सपेंशन कर लेते हो, जब इतना बड़े बन जाते हो, तब जहां जाकर आपका कहीं ना कहीं माइंड में आपको प्रॉफिट जरूर चाहिए होता है। नहीं प्रॉफिट कमाओगे तो फिर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो चीज फ्यूचर में हो ही नहीं पाएगी। इस लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप ही में से वो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग हमेशा कहते हैं कि सर ये भी फ्री कर दो, ये भी फ्री कर दो, ये भी फ्री मिल जाए, वो भी फ्री मिल जाए, वो भी फ्री मिल जाए, है ना। सर बैंकिंग में ना सर यूट्यूब पे करा दो, फ्री होनी चाहिए। सर मैथ्स के मेंस की क्लासेस फ्री पे करा दो, सब कुछ फ्री में करा दो, रीजनिंग भी फ्री में करा दो, सब कुछ फ्री में करा दो। तो यहाँ पर जब कुछ सब कुछ आपको फ्री में करवा दिया जाएगा ना, तो फिर जो फ्री में चीज मिल रही है ना वो भी किसी न किसी दिन बंद हो जाएगी। ठीक है, वो चीज लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं रह सकती। ठीक है, वो चीज लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्टेंस नहीं रह सकती, क्योंकि किसी ना किसी चीज को फ्री में करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, अगर आपको अभी आज की डेट में कोई चीज फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उसका बैकअप में कुछ ना कुछ आपको इनडायरेक्टली पैसा मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से होता है काम। अगर आपको यहाँ पर कोई भी पीडीएफ मटेरियल, कोई मैगजीन, कुछ भी आपको फ्री में दिया जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकअप से उसका पैसा कहीं और से लिया जा रहा है ना, कहीं और से अर्निंग की जा रही है और वो जस्ट आपको पास ऑन किया जा रहा है। बस वो करने वाले के ऊपर है कि वो क्या करता है। राइट, तो इसलिए हर एक चीज फ्री में पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीजों का पेमेंट लेनी भी आवश्यक होती है ताकि आगे जो है वो बिल्कुल सही मेंटेन होता रहे, है ना। क्या कहते हैं उसको, पूरी पूरी सृष्टि में जो है वो एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, पूरी सृष्टि से पैसा बैलेंस बना रहे। वाईटी से भी पैसा मिलता है। वाईटी से जो मेरी ना पिछले महीने जो वाईटी से पैसा है मुझे 8,000 रुपये आया वाईटी से। मुझे 8,000 रुपये आया इतने बड़े यूट्यूबर को। अब बताओ 8,000 रुपये। कल हम लोग मेरा जन्मदिन था, कल हम लोग डिनर करने गए थे, पूरी फैमिली थी मेरी, 8 लोग थे, है ना।
मुझे पिछले पूरे महीने वाईटी में 8,000 रुपये मिला और कल हम आठ लोग डिनर करने गए। 80,000 नहीं होता बच्चा, 8,000 होता है। सच तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें ना यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो सच नहीं होती हैं, या आपको लगता है, मतलब आप अपने आप में ना एक बना लेते हो, अच्छा यार ये तो इसके तो व्यूज अच्छे खासे हैं, मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, है ना। सोचते हैं ना हम लोग, है ना। आप में से कितने लोगों के मन में है कि मैं सिलेक्शन के बाद एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा? कोई बात नहीं। इस कोर्स की जो लास्ट क्लास होगी ना, इस कोर्स की जो लास्ट क्लास होगी ना, उसमें आपकी इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उस बात को सुनने के बाद आप यूट्यूब चैनल खोलोगे नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका कोऑपरेटिव बैंक के बारे में यहां पर, ठीक है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में एक मैंने बता दिया, और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद बैंक के लाइसेंस के लिए आरबी के पास अप्लाई करती है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम इनके टाइप्स पे, कि किस किस टाइप के यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर काम करते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत आप कोई भी काम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद वन ऑफ द फंक्शन इज द कोऑपरेटिव बैंक, वन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वन ऑफ द फंक्शन इज द कोऑपरेटिव बैंक। अब चलते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक पे। इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक्स के टाइप है वो किस तरह से बाइफरकेटेड है, वो यहां पर दो टाइप्स में बाइफरकेटेड है, रूरल एंड अर्बन, रूरल एंड अर्बन, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है, नाम ही इसका रूरल है, तो ऑब्वियस है ऐसे जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर गांवों के लिए या फिर गांव में विलेज लेवल पे आप कह सकते हो काम करते हैं, विलेज लेवल के लिए काम करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तकरीबन 97,000 सोसाइटीज हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक रिसीव दी रीफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम दी नबार्ड। रीफाइनेंस फैसिलिटी नबार्ड से लेने का मतलब क्या है, यानी कि जो आपका नबार्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर द रूरल डेवलपमेंट। इसके ऊपर भी पूरा पूरा लेक्चर डिस्कशन करेंगे, इसकी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक। एक आपके यहाँ पर एक आपके शेड्यूल में एक लेक्चर होगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके, शायद है या नहीं है, होगा तो सही, नाम हो सकता अलग हो, है ना। चैप्टर जो शेड्यूल्ड है ना, उसमें हम नबार्ड के बारे में पूरी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक डिस्कशन करेंगे। तो ये नबार्ड जो है वो यहाँ पर रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक को। रीफाइनेंस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने एज अ बैंक एक पर्सन को लोन दे दिया, सी पर्सन को, ठीक है, और मैं जो लोन मैंने दिया है, ये लोन मैं किसी और से ले लूं, ये पैसा किसी और से ले लूं जो कि नबार्ड है, ठीक है। इसको हम रीफाइनेंस कहते हैं कि जो लोन दिया गया है उसको भी मैंने फाइनेंस करा लिया, रीफाइनेंस, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट फर्दर आर डिवाइडेड फर्दर इनटू द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यहां पर बटे हुए हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म का मतलब है थोड़े कम समय के लिए, थोड़े कम समय के लिए लोन देना, यानी कि 1 साल तक के लिए लोन देने को हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि वो 1 साल तक के लिए ही लोन देते हैं, किसी को भी देते हैं। लॉन्ग टर्म होता है 1 साल से ज्यादा का लोन देना, दैट्स लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबी अवधि के लिए लोन दिया गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म को अगर मैं क्लासिफाई करूं, अकेले शॉर्ट टर्म को यहां पर क्लासिफाई करने की बात की जा रही है, ये 3 स्ट्रक्चर्स में बटा हुआ है, 3 स्ट्रक्चर में। पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। जो रूरल वाला, रूरल के अंडर शॉर्ट टर्म है, वो यहां पर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, स्टेट, सेंट्रल, प्राइमरी। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है
ये यहां पर सबसे बड़े लेवल तक का बैंक होगा, यानी कि आप कह सकते हो जो एक हेड होगा सेंट्रल और प्राइमरी एग्रीकल्चर का, जिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंडर यहां पर सेंट्रल और प्राइमरी एग्रीकल्चर काम करेंगे। ठीक है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हर एक स्टेट में यहां पर दे कैन बी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बट दे रिक्वायर लाइसेंस, उनको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए यहां पर आरबीआई से। शेड्यूल हो सकता है, नॉन शेड्यूल, दोनों क्राइटेरिया में फॉल कर सकता है। जो भी फंडा वो जो भी फंडा वो अडॉप्ट करता है, चाहे वो शेड्यूल का करे चाहे वो नॉन शेड्यूल का करे, हो सकता है, लेकिन आरबीआई से उसको लाइसेंस चाहिए। सेंट्रल कोऑपरेटिव जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, ये नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं बट दे रिक्वायर लाइसेंस। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल पे काम करते हैं, ये यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर्ड होती, ये केवल नॉर्मल क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो यहां पर क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, विलेज लेवल पे काम करती हैं। तो ये तीनों के तीनों जो थे ये रूरल। अब इसका मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये नहीं है कि ये तो सर आपने अभी कहा था कि रूरल एरिया में काम करता है, नाम तो इसका स्टेट है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये है कि जो इसके नीचे ये काम कर रहे हैं, ये सेंट्रल और प्राइमरी वाले, ये तो रूरल एरिया के लिए ही काम कर रहे हैं। इनका बेसिक एजेंडा है, फोकस है रूरल एरिया पे कैप्चर करना, रूरल एरिया के लोगों को पैसा देना। ठीक है, तो उनको संभालना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जिम्मेवारी है। अगर मैं यहाँ पर मैं अपने राजस्थान का नाम लूं, मेरे राजस्थान स्टेट का नाम लूं जहां से मैं हूं, इस स्टेट में यहाँ पर एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिसको हम अपेक्स बैंक के नाम से जानते हैं। अगर आपको में से कोई राजस्थान का हो तो डेफिनेटली उसने नाम सुना होगा, अपेक्स बैंक का नाम। ठीक है, ये अपेक्स बैंक जो है, ठीक है, ये अपेक्स बैंक जो है ये एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। और उसके बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक और बैंक का नाम सुना होगा, लाइक मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक है, उसका नाम है गंगानगर कोऑपरेटिव बैंक, या फिर जिसको हम सहकारी बैंक बोलते हैं। अगर आपको कोऑपरेटिव का हिंदी में समझ नहीं है तो सहकारी बैंक का नाम सुना होगा ना आपने, सहकारी बैंक, तो ये वो सहकारी बैंक ही है। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी होता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बैंक है जिसका नाम है गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर कोऑपरेटिव बैंक। तो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे यहाँ रहता हूँ, दैट इज श्री गंगानगर इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस तरह मेरे आसपास की डिस्ट्रिक्ट है, और हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, तो वहां पर भी इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सहकारी बैंक होगा। ठीक है, ओके। और उसके नीचे यहां पर कुछ रूरल एरियाज में कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होंगी जो कि काम विलेज लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे कर रही हैं। तो ये एक हायरार्की मेंटेन की जाती है, यहां पर हायरार्की होती है स्टेट, सेंट्रल एंड दी प्राइमरी की। ठीक है, रूरल एरिया में शॉर्ट टर्म, इनके पास अगर आप जाओगे कहोगे मुझे 5 साल के लिए लोन चाहिए, नहीं देंगे। ये केवल आपको 1 साल तक का ही लोन देंगे, 1 साल तक का ही लोन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये आपका काम किया जाता है इस तरह से, इस तरीके से। इसके बाद जो दूसरा है लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला हमने किया, अब है लॉन्ग टर्म वाला बात। लॉन्ग टर्म जो है एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडेड बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिनको हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। कुछ ऐसे ही बैंक्स होते हैं, अलग से बैंक हो गए, जो कि यहाँ पर जाने जाते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से। ये आपको लंबी अवधि के लिए लोन दे देते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दे देते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए ज्यादा से लोन दे देते हैं। तो ये यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में रूरल और अर्बन आ गया था। रूरल को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्राइमरी, ये वाला रूरल वाला पोर्शन हमारा हो गया एंड। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां पर अब अर्बन कोऑपरेटिव भी है, जिसे रूरल था वैसे ही अर्बन कोऑपरेटिव है। और अर्बन कोऑपरेटिव में आपका सेम वही स्ट्रक्चर है, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव है। ये अर्बन कोऑपरेटिव, ये शायद गड़बड़ होगी, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इनका ये फंडा होगा कि जो आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहां पर काम करना, अर्बन एरियाज के लिए काम करना, अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए काम करना, उनको पैसा देना। ठीक है, तो ये आपका यहां पर क्राइटेरिया हो गया। और ये यहां पर लिखा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक कार्ड्स and the primary cooperative agriculture and rural development bank cards are classified as the cooperative credit society, they are the non banks. Okay, so कुछ ऐसे और हैं जो बैंक्स नहीं है
लेकिन वो यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं किसके लिए? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनको बोलते बैंक्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो बैंक का उनके पास लाइसेंस नहीं है। वो एज अ नॉर्मल क्रेडिट सोसाइटी की तरह काम कर रहे हैं, उनको बैंक का लाइसेंस नहीं दिया गया है, बैंक के द्वारा उनको आरबीआई के द्वारा नहीं मॉनिटर किया जाता। ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक क्रेडिट सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बैंक के पास, आरबीआई के पास लोन का लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। वो यहाँ पर बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए भी काम कर सकती है। अपने क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के तहत वो चीजें डिफाइंड है। लेकिन 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 उसके लिए यहाँ पर ऑब्वियस है, वो बड़े लोन नहीं दे पाएगी। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतने अमाउंट के लोन दे पाएंगे, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पूंजी नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा पूंजी होगी तो ऑब्वियस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर करना शुरू कर देगा। तो ये बड़े ही छोटे लेवल पे अभी क्या हुआ था, पिछले दिनों में मेरे घर के कॉर्नर पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी कोई, ठीक है, बाहर बोर्ड लगा होता कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मैं शायद कोई 1.5-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1.5-2 साल हो सकता, ज्यादा हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो ऑब्वियस है, जब भी जाते थे, एक छोटी सी दुकान थी, मतलब 10 फीट बाय 20 फीट की दुकान थी, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बाहर बोर्ड लगा होता। मैंने भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब भी निकलते थे तो ठीक है यार, लगा हुआ है लगा हुआ है। एक दिन मेरे घर पे जो काम करती हैं, वो आंटी होती है ना जो काम करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो वो मेरे पास एक दिन आए कि बेटा ये ना, ये एक उन्होंने पासबुक जैसा मुझे कुछ दिया, है ना, पासबुक जैसा कुछ दिया। तो कहता बेटा ये मेरे ना 25,000 रुपए थे, ये एक पास, ये इसमें पासबुक में देख एंट्री भी है 25,000 की, और ये मैंने ना ये कॉर्नर पर जो अपने खुला था, ये कॉर्नर पर है, इसमें मैंने जमा कराए थे, ठीक है, इसमें जमा कराए थे। तो ये अब मैं पिछले कुछ दिनों से, 5-6 दिन से मैं देख रही हूँ वो दुकान बंद है। तो ये मेरे पैसे का क्या हुआ? ये मेरे पैसे का क्या हुआ? मैंने पासबुक ली, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उस नाम से, मुझे अब नाम भी याद नहीं क्या था, मैंने उस नाम से थोड़ा सा गूगल गूगल में सर्च किया कि ये आखिरकार है क्या। तो जब गूगल में सर्च किया तो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब गूगल पे नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज गूगल पे हो, चलो, है ना। लेकिन थोड़ा सा और जब मैं इसके बारे में, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कोई वेबसाइट, कोई सेंट्रल से वेबसाइट जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वगैरह वगैरह, मैं वहां पर देखा थोड़ा बहुत, और आधा पौना घंटा लगेगा, अच्छे से मैंने अपनी तसल्ली की, जहां जहां से मुझे पता लग सकता है कि ये कहीं रजिस्टर्ड है नहीं है, कैसे नहीं है, मैंने सब कुछ किया। वो नाम का कोई भी सोसाइटी कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होती है आम जन के साथ, जो सोसाइटी है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है, और ये ऐसे ही छोटे लोगों को टारगेट करती है जिनको कुछ समझ नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है। अब ऑब्वियस है, ऐसे अगर कोई दुकान खोल के बैठा हो किसी भी जगह पर, अब आरबीआई आकर, नबार्ड आकर तो देखेगा नहीं, कितने लोगों को देखेगा, कैसे ऑब्जर्व करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कोई इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। ये कभी भी रातों रात भाग जाते हैं, कभी भी रातों रात चले जाते हैं, राइट। और इन लोगों से अब उसका भी क्या होगा? अब वो आंटी को मैंने क्या कहा, आंटी अब इसमें तो कोई बैंक है नहीं, थोड़ा अपने तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की उनको, है ना। थोड़ा बहुत तो उनको, उनके लिए 25,000 बहुत मायने रखता है ना। 25,000 उनकी हर एक महीने की थोड़ा थोड़ा जोड़ के उन्होंने 25,000 कम से कम 25 महीने में इकट्ठा किया होगा, है ना उन्होंने। तो वो यहाँ पर उनके लिए 25,000 बहुत मायने रखता है, उनके लिए तो बहुत कुछ गया, है ना। अब उनको मैं क्या बोलता कि आंटी आप पुलिस में एफआईआर करा दो। पुलिस में भी एफआईआर कराने से क्या होगा? पुलिस उल्टा इनको दोषी ठहराएगी कि आपका लोग बेवकूफ थे कि ऐसे आपने पैसा जमा करा दिया, बैंक में जमा कराते, राइट। तो इस केस में यहाँ पर ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। थोड़ा सा आप भी, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये आपको एग्जांपल इसलिए दिया है कि आप लोग अभी बहुत सारे हो अभी क्लास में, और बहुत सारे लोग, एन नंबर ऑफ लोग जो हैं मेरे इस क्लास को देखेंगे भी। तो आपके आसपास कोई भी ऐसे कुछ हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, और अगर आप इसी चीज के कभी विक्टिम बने हो या कोई और बनने वाला है, तो एक अवेयरनेस पर्पस है, थोड़ा अपने आसपास लोगों को अवेयर रखा कीजिए। कोई भी आसपास ऐसी कोई सोसाइटी दिखा करे तो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है ये सोसाइटी दे आ रहे हैं या तो चोर है, सारी सोसाइटी चोर नहीं होती,
ना, ऐसा नहीं सारी सोसाइटीज ही चोर होती हैं, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। ठीक है, मेरा 20,000 का फ्रॉड हुआ था। चलो आगे चलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली एंगेज इन द रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग जो आपके लोन्स एडवांसेस, किसी भी तरह का कोई सेविंग खाता, लोन में भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पर डील नहीं करते। फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करते, थोड़े से बड़े लेवल के बैंक हो जाते हैं ना। रूरल वाला थोड़ा छोटे लेवल के बैंक होते हैं, अर्बन वाले थोड़े बड़े लेवल के बैंक हो जाते हैं। इनकी जो यहाँ पर आरबीआई एक्ट के तहत यहाँ पर डिफाइंड है कि देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आर एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए विच आर लेटर टू 200 करोड़ रुपए इन 2003। ठीक है, ये यहाँ पर फंडा है आपका कैपिटल से कि इनकी जो पूंजी है वो एटलीस्ट 100 करोड़ थी, अब उसकी पूंजी 200 करोड़ हो चुकी है। कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन 1966 के तहत यहाँ पर आए थे। इनको सुपरविजन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, वाइल द रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो अभी हमने पढ़े थे वो सुपरवाइज किए जाते हैं नबार्ड के द्वारा। ठीक है, वो नबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई के द्वारा केवल यूसीबीज को सुपरवाइज किया जाता है और जो रूरल वाले थे वो नबार्ड के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक और कंसेप्ट इसमें बताता हूं कि जो ये ऑब्जर्व, जो ये आपके रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर की जाती हैं, ये दो तरीके से रजिस्टर की जाती है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले रजिस्टर करना पड़ता है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुद रजिस्टर होती हैं, फिर उसके बाद वो आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है या नहीं करती, जो भी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जो वो रजिस्टर होती हैं, अगर उनको अपना काम एक सिंगल स्टेट में करना है, अगर उनको अपना ऑफिस या अपना काम एक सिंगल स्टेट में करना है, तो वो यहां पर स्टेट का ही एक रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट का ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके तहत वो रजिस्टर होती हैं। और अगर वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में अपने काम को फैलाना चाहती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, 3 स्टेट्स में काम करना चाहती हैं, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाती है। मतलब पहले चाहे आप सिंगल, आप स्टेट पे रजिस्टर कर लो, फिर आपने अपने आप को एक काम को एक्सपेंड करना, तो फिर आप मल्टीपल पे भी जा सकते हो, फिर मल्टी स्टेट पे भी जा सकते हो, या डायरेक्टली आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। और ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, ये यहाँ पर एक सेंट्रल लेवल पे एक रजिस्ट्रार होता है, सेंट्रल लेवल पर रजिस्ट्रार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होता है, वहां पर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। सेंट्रल लेवल पर एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, सेंट्रल आरसीएस उसको बोलते हैं। और इसी तरह से अगर स्टेट में आपको करना है तो स्टेट के एक आरसीएस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना होता है। और उसके बाद फिर जब आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो, ये आपको सोसाइटी के लिए आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, काम के लिए किया जाता है, आपको रजिस्टर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर फर्दर आप अपना काम, जो भी बैंक का लाइसेंस है, चाहे नबार्ड के थ्रू कीजिए रूरल वाला, आरबीआई के थ्रू कीजिए अर्बन वाला, जो भी आपको करना है, फिर आप फर्दर उसके लिए आगे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ओके। सो ये आपका हुआ यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कुछ बेसिक चीजें। और भी यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आरबीआई इज द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ यूसीबी फॉर देयर बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशन के लिए आरबीआई ही रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और जो उसका मैनेजरियल एस्पेक्ट है, कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मैनेजरियल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जो उसकी मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट किस चीज के, मैनेजमेंट किसी ना किसी बेसिक रूल्स रेगुलेशन से बनी है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखूंगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किसके तहत यहाँ पर काम करता है, स्टेट के तहत, अगर आप सिंगल स्टेट में काम कर रहे हो, और अगर मल्टीपल स्टेट में काम कर रहे हो तो सेंट्रल लेवल पे वो चीज काम करती है। ठीक है, in case of most of UCB the area of operation is confined to single district or adjoining district, however some of the UCB operate in more than one state or called the multi state UCB। ठीक है, तो वो मल्टी स्टेट हो जाते हैं। अगर एक स्टेट में काम कर रहा है तो सिंगल आ गया, अगर मल्टी स्टेट है तो मल्टी स्टेट यूसीबी आ गया। While multi-state cooperative banks are regulated by central government and the RBI, those which operate in one state only are regulated by the state government and the RBI। अभी अभी मैंने यही चीज बोली।
This multi-authority regulation has resulted in overlapping jurisdiction and difficulty in regulating these banks. Obvious है, जब यहाँ पर आप अलग अलग लेवल पे रजिस्टर हो जाते हो, एक सेंटर लेवल पे रजिस्टर हो गया, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो स्टेट लेवल पे रजिस्टर है, आरबीआई के पास रजिस्टर है, एक ऐसी सोसाइटी है जो सेंटर लेवल पे रजिस्टर और आरबीआई के पास रजिस्टर है। तो ऑब्वियस है, जहां जहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन दो जगह आपका हो गया, दो जगह आपका रजिस्ट्रेशन किस जगह पे हो गया, तो उनको यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि एक तरफ तो मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आपका स्टेट या सेंटर के पास है, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो काम करने का कंट्रोल है, यानी कि जो लोन देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी गाइडलाइन आरबीआई से आ रही है। एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए कि आपके यहाँ पर मान लीजिए आप एक इकलौते पर्सन हो, आपके घर पे आपकी मम्मी कुछ कह रही है ये करो, पापा कुछ कह रहे हैं ये करो, दिमाग घूम जाएगा ना, है ना, और आपका मन कह रहा है मैं तो ये करना है, मम्मी कह रही है वो तो मुझे वो तो पसंद, मुझे तो वो पसंद है ना, वो मेरे मामा की चाचे की ताऊ की लड़की है, उससे तेरी शादी करा देते हैं, है ना। पापा कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो मेरा एक दोस्त की लड़की है, मैं बचपन से ये चाहता कि तेरी शादी उससे हो, और उधर आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं जिससे रात को चैट करता हूँ वही है, सब कुछ है ना। तो ये पशुपेश में वैसा ही कुछ यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हाल हो चुका है ना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहती है, मैं आरबीआई की सुनूं कि स्टेट की सुनूं, सेंटर की सुनूं, या फिर मैं अपना काम करूं। ठीक है, ओके, चलो, इसलिए यहां पर लिखा है ओवरलैपिंग, डिफिकल्टी होती है भाषा डिसीजन लेने में, जैसे तुम लोगों को डिफिकल्टी आ रही है इस चीज को यहां पर समझने में। ठीक है, कि करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, हाँ पापा की सुने मम्मी की सुने कि दिल की सुने, है ना। तो पापा और मम्मी से किसी एक की सुन लेना, क्योंकि दिल की सुनोगे ना, दिल वाली तो कभी भी चली जाएगी, है ना। दिल वाली कहाँ टिकने वाली है, क्योंकि उसके भी तो मम्मी पापा उसको ये बात बोल रहे होंगे, और वो तो अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आकर निकल लेगी। उसने तो एक रात मैसेज करना है, अब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं रहा राहुल, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा तुम्हारे लिए नहीं मान रहे हैं, है ना। तुम्हारे मन में गाना आएगा फिर, शाम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहना अपना, ना। ठीक है, ओके। ना वो लड़की थी गई ऐसा, ना मुफ्त का खाना भी ना मिला, सही बात है यार, मुफ्त के खाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव में लगा के उसकी शादी में जाओगे यार, कमाल करते हो यार, है ना। उल्टा तुम्हारी तुम्हारी सोच तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं तुम्हारी खानी में तुम्हारी शादी में मुफ्त का खाना खाने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी शादी में जो कैटरिंग होती है ना, वो कैटरिंग मैं करूंगा, तो तुम्हारे मेहमानों को मैं मुफ्त का खिलाना खिलाऊंगा, है ना। ये होनी चाहिए सोच तुम्हारी, ठीक है। हाँ, और मैं पैसे भी नहीं लूंगा, और बताओ, है ना। उसको जिंदगी भर उसको पता होना चाहिए कि उसने तुम्हारा नमक खाया था और पैसे भी नहीं लिए थे तुमने, जिंदगी भर याद आएगा। बार बार जो वो शादी की मूवी देखेगी ना, जब वो उसमें वो एक शादी की मूवी में क्या होता है, वीडियो वो सारे सारे खानों के ऊपर निकलती है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, वो फिर बार बार देखेगी उसको, फिर आएगा ना मजा। अरे सर बैंकर से कहाँ कैटरर बनवा रहे ये बात भी है, सही बात है यार, कहाँ कैटरर बन गए, चलो आ जाओ क्लास में, है ना। कहाँ थे, हाँ, ठीक है, नीचे सेक्शन वेक्शन की जिक्र किया गया है ना,
सेक्शन 45, सेक्शन 3, सेक्शन 56 क्या क्या किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, है ना। तो ये कर लेना, जस्ट ये सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 40 और सेक्शन 356 का जिक्र। चलो, ये तो हुआ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण, राइट। आज तो भाई साहब 1 घंटा लग गया इसको कराने में मुझे। सो ये है आपका अब प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में जिक्र और लिस्ट है, लोकल एरिया बैंक की लिस्ट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक। याद करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं रटने लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है ना, इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक नहीं है, ऑड वन आउट के फॉर्म में स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसकी लिस्ट को याद मत करने लग जाना, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका यहाँ पर पॉइंट किस चीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटी और दी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अरे यार, आज भी यार बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एक पूरा पूरा लेक्चर ही पीछे हो गया। मैंने तो इस बार इस कोर्स में मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर शेड्यूल कराए, क्योंकि मुझे था कि भाई पीछे नहीं होना, फिर से एक लेक्चर पीछे हो गया मैं, कमाल ही हो गई। कोई नहीं, कराऊंगा आगे, कंटिन्यू करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा नहीं। लोग सोच रहे हैं अरे सर हो गया सर आज का, तो बस सर हो गया सर, ऐसे कैसे हो गया, अभी नहीं हुआ, पढ़ाऊंगा मैं। चलो अगले लेक्चर में चलते हैं। सीए क्लास यार 10:30 करते हैं, रुको जरा, सीए क्लास को थोड़ा शिफ्ट कर दे। 1 सेकंड में आया मैं, आया तो क्या मतलब यहीं हो, तुम्हारी स्क्रीन पर 1 सेकंड में आया। ओके, सो यहां पर हमने बैंकिंग के बारे में यहां पर बात कर ली कि बैंकिंग क्या है क्या नहीं है, ये ऑलरेडी हम यहां पर कर चुके हैं, ठीक है। बैंकिंग की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है यहां पर आपका डिपॉजिट साइड पे, डिपॉजिट साइड। अब आज से आपकी यहां पर जो बैंकिंग की जो जर्नी है, मतलब कि जो आपके बैंक में प्रैक्टिकल चीजें काम करेंगी ना, वो आज से शुरू होता है। आपके बैंकिंग करियर में आगे फ्यूचर में कोई स्मॉल फाइनेंस में, क्योंकि आप पब्लिक सेक्टर में जाने वाले हो, आपको क्या लेना देना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, वो तो बस इतना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ जो चीजें यहाँ पर रेलेवेंट होती है, एग्जाम में वो चीजें पूछी जाती है। अब जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, ये सब चीजें आपकी एग्जाम में तो रेलेवेंस रहेंगी, आपके प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा काम आने वाले, और प्रैक्टिकल आपके पूरे करियर में काम आएंगे। तो मेरी बातों को, जो भी मैं आगे आने वाली क्लासेस लूंगा, उन क्लासेस को ना ही केवल एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का प्रयास करना, जबकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना, क्योंकि यहां पर वो चीजें आपको आगे जिंदगी भर आपके डेली रूटीन में काम आएंगे। आपको बैंक में जब बैठोगे काम करोगे, उसमें आपको डेली समस्याएं जो आएंगी ना, उसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजों का हल मैं इन क्लासेस में अभी बता दूंगा। आप तब याद करोगे मेरी बातों को, कपिल सर ने ये चीज बताई थी, ये चीज ऐसे होगी। ओके, तो यहां पर आपका डिपॉजिट साइड की बात करूं, जो बैंक में यहां पर आपका क्या होता है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फंक्शन को ही समझते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट या फिर डिपॉजिट सेक्शन जो होता है, जो जनरल पब्लिक से आप यहाँ पर आरबीआई जो सॉरी बैंक्स जो है वो यहाँ पर जनरल पब्लिक से लोन क्या बोल रहा हूँ, अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं,
और उस डिपॉजिट को वो दो तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, दो तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। पहला है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है टाइम डिपॉजिट। नोट्स के बारे में बच्चा, मैंने नोट्स के बारे में पहली क्लास में सब डिटेल में बता दिया था। फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि नोट्स बनाने या नहीं बनाने, है ना, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास इतनी अच्छे से ली थी, मतलब सब स्ट्रेटेजी बताई थी जिसमें। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, दो तरह के आपके डिपॉजिट होते हैं, जिसमें सबसे पहले अभी मैं शुरू करने वाला डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आखिरकार क्या होता है, अभी मैं केवल टाइम डिपॉजिट नहीं बनाऊंगा, अभी मैं टाइम डिमांड डिपॉजिट बनाऊंगा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ऐसा कोई डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ऐसा कोई डिपॉजिट जो कि आपका डिमांड पे रीपेबल है, मांग करते ही आपको वो पैसा मिल जाता है। कोई भी चीज मांग करते हुए आपको कब मिलती है? कि जब वो पैसा आपका ऐसे ही कहीं पर पड़ा हो। मान लीजिए आपके पास, आपने मम्मी से कोई पैसा मांगा, मम्मी को कहा मम्मी पैसा देना 500 रुपए। मम्मी कहती मेरे पास अभी है नहीं, है ना। मम्मी कहती पापा से मांग ले, और पापा से मांगने की आपकी हिम्मत नहीं है ना। अब मम्मी का तो मम्मी आपके पास तो दे दो, मैं तो वापस नहीं मांगता, है ना। ऐसे ही होता है ना, कि आपको पता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो नहीं मिलेगा, बात ही खत्म। काय को पंगे में जाना, काय को शेर के मुंह में हाथ डालना, राइट, ठीक है। तो यही होता है डिमांड, कि मम्मी है आपका रीपेबल ऑन डिमांड। मम्मी से जब पैसा मिलो मिल जाएगा, 200 मांगो, 100 रुपए मांगो, 50, जितना मम्मी की कैपेसिटी उतना मम्मा दे देगी, है ना, लेकिन पापा नहीं देंगे। तो मम्मी इज ए काइंड ऑफ डिमांड डिपॉजिट, रीपेबल ऑन डिमांड, जब आपने मांगा आपको मिल गया। बैंक में भी इसी तरह से डिमांड डिपॉजिट होते हैं दो तरीके के, ठीक है, दो तरीके के होते हैं डिमांड डिपॉजिट आपके। और जिसमें पहला होता है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। चलो पापा से, जिसको पापा से मिल जाता है उसके लिए पापा डिमांड डिपॉजिट है, बस खुश, लड़ो मत। यहाँ 1857 का जंग नहीं छेड़नी अपने को, है ना, ठीक है, लड़ो मत। जैसे पापा भी बहुत अच्छे हैं ना, पापा बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियों के लिए पापा अच्छे होते हैं, लड़कों के लिए मम्मी अच्छी होती है, बस ठीक है, निपटा दी बात मैंने। सबसे पहले आता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है? चलो ठीक है, दोनों से मिल जाते हैं, खुश रहो ना। पैसे मिलने से या जिससे मर्जी मिले क्या फर्क पड़ता है, पैसे ही है, पैसा पैसा है, जिससे मर्जी मिले वही हमारे लिए बढ़िया। डिमांड डिपॉजिट है हमारा। सबसे पहले सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी सेविंग को रखते हो। सेविंग को रखते हो मतलब, इसका नाम सेविंग अकाउंट, इसका नाम हिंदी में इसको बचत खाता कहते हैं। बचत खाता क्यों होता है? बचत खाता इसलिए होता है आपने कुछ बचत को रखना है ना। आपके घर में भी एक सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में होता है। लेकिन आपके घर में भी एक सेविंग अकाउंट है, आपको पता है? आपके घर में एक सेविंग अकाउंट होता है, पता है कहाँ है? गुल्लक, मम्मी, मम्मी के पास किचन में गुल्लक, मम्मी, चावल का डिब्बा हाँ ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था कि मम्मी के पास कहीं ना कहीं एक कोने में कोई ना कोई ऐसे चुन्नी के अंदर बांध के, उन्हें सूट की चुन्नियों के अंदर बांध के, कहीं कोने में अलमारी के नीचे दबा कर कहीं ना कहीं ऐसा खजाना छुपा पड़ा होगा, है ना। और उसमें से ऐसा खजाना निकलेगा कि किसी जमाने के मोदी जी से पहले के, 2015 से पहले के नोट मिल जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे ना। और वो पता भी नहीं लगा वो, और वो ऐसे कैसे किसी तरीके से गोल 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 करके कर रखे होंगे ना, तो बंदे को यकीन भी नहीं होगा, इतने छोटे से गोल गोल में हजारों रुपए निकल जाते हैं। और फिर नोटों को सीधा करने में जोर आ जाता है ना। लॉकडाउन में 50,000 मिल गए थे मम्मी को। मम्मी बहुत अमीर है तुम्हारी, 50,000 मम्मी के पास, वो भी दबे हुए पैसे। ठीक है, ना ना, ये मम्मियों के अंदर ही टैलेंट है, आजकल की लड़कियों में ये टैलेंट नहीं है। आज की लड़कियां कहाँ चावल के डब्बे में पैसा छुपा के रखेंगी।
बात तो पेट में बचती नहीं है तुम लोगों से, है पैसा कहाँ छुपाओगे। सो सेविंग, अच्छा यार थोड़ा अब ना सीरियस सीरियस पे आता है, चलो छोड़ो, लेट्स बैक टू द क्लास, है ना, आज थोड़ा सा मजाक ज्यादा हो गया। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर आप बैंक में जाकर अपना पैसा थोड़ा बहुत जो सेव किया होगा वो रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि घर में जो पैसा पड़ा है वो आपका कोई भी ब्याज नहीं देता। बैंक में आप सेविंग में पैसा रखोगे आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, बैंक में आपको पैसा जो है वो मिल जाएगा, आपको ब्याज मिलता है उस पर। घर में पैसा बड़ा आपका ब्याज नहीं देता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, फिर आप ये सोचते हो कि, या मम्मी के माइंड की बात कर लो, मम्मी कहती है यार घर पे पैसा पड़ा है, मैं तो जब मर्जी ले सकती हूँ, मैं जब भी पैसा मुझे चाहिए मैं उसमें से निकाल सकती हूँ, है ना। तुम्हारे बैंक में पैसा मैं जब मर्जी नहीं निकाल सकती, मुझे जाना पड़ेगा बैंक में, ये है वो है, 36 नाटक होता है बैंक वाले, कभी कहते लंच के बाद आना, कभी कहते 2 बज गए, कभी कहते काउंटर नंबर 4 पे जाओ, वो क्या है ना। तो लेकिन एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर अपने पास सेविंग अकाउंट आपका है, तो उसपे जो एक थोड़ी बहुत राशि होती है 1000-2000, वो तो आप रूटीन के खर्चों के लिए रख सकते हो। लेकिन जब मोटी राशि हो जाती है 10,000-20,000 आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तब तो आप कहीं ना कहीं बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हो। और आपको जरूरत हो तो आजकल मोड बहुत सारे, जरूरी नहीं आपको बैंक प्रीमाइसेस में जाना है, आप ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, है ना। किसी से भी किसी तरह से भी हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट के थ्रू अपने ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को, विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को। और वो पैसा, वो जो विड्रॉ करोगे और वो पैसा जो ट्रांसफर होगा वो कहलाता है, दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड। कि जब आपको इच्छा हो तब आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले आपको पैसा दे देंगे। इसका मतलब होता है रीपेबल ऑन डिमांड। इस पे आपको ब्याज भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स ब्याज। ब्याज कितना है? ब्याज वेरी करता है बैंक टू बैंक। एक सेविंग खाते में ब्याज आज की डेट में 2.5-3% से ज्यादा नहीं है। ठीक है। This type of account is suitable for people who have a definite income and are looking to save money. An account opened by an individual, एक इंडिविजुअल के द्वारा एक अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है। This type of account can be opened with a minimum initial deposit that varies from bank to bank. मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट का यहां पर क्या मतलब होता है? मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट का यहां पर मतलब होता है कि यहां पर आपको मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो यहां पर बैंक में देनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, जिसको हम मिनिमम बैलेंस बोलते हैं। आपके आपका जिस भी अकाउंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, उसमें आपने कुछ मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है। अगर रखा हुआ तो कितना रखा हुआ है? 2,500, 100 रुपये, 500, 1,500, 1,000, 2,000, जीरो बैलेंस अकाउंट, 5,000, मतलब 5,000, 50,000, 50,000 जिस बंदे ने सेविंग खाते में रखा हुआ है, सोचो उसका फिक्स डिपॉजिट कितना होगा उसके पास? 90,000 होगा भाई साहब। क्या चाहते क्या हो? 90,000 सेविंग खाते में पड़ा है। फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल जीरो है। स्कॉलरशिप है सर, स्कॉलरशिप को लगाओ, सेविंग खाते में क्यों रख रखा है? फिक्स डिपॉजिट नहीं, मैं सेविंग खाते की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, सेविंग खाता, 150 रुपया। चलो, मैंने पूछा कुछ तो बताते कुछ हो है। हम यहाँ पर एफडीआं बताने लग गया अपनी। यहाँ कोई रिश्तेदारी चल रही है कि मेरे, मैं 2.5 लाख, मैं 5 लाख बताऊंगा, कोई लड़की मान जाएगी? ऐसा नहीं होता भाई। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दे, है ना। यहाँ पर आपका मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट आपको रखना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम इतना अमाउंट आपको, एक एवरेज, एक बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर उतना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपका बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाता है। ठीक है, बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाता है। यहाँ पर आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, मिनिमम बैलेंस चार्जेस। लाइक दी, आपके अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस है, बैंक ने कहा है 500 रुपए आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। अगर आपका उसमें किसी भी दिन 490 रुपए भी हो जाता है तो आपके मिनिमम बैलेंस चार्जेस लग जाएंगे। मिनिमम बैलेंस चार्ज कितने होते हैं? बैंक टू बैंक वैरी करते हैं। ठीक है,
और वो आपका हर एक मंथ आपके दिखते रहते हैं। जितने दिन आपका यहाँ पर कम रहा बैलेंस से, उतने आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगते रहेंगे, और आपको ये मेंटेन करना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। कुछ अकाउंट्स बिना मिनिमम बैलेंस चार्जेस के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अकाउंट ही बैलेंस मिनिमम बैलेंस होते हैं, कुछ अकाउंट जीरो बैलेंस भी होते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा अभी। और एक तो होता है मिनिमम बैलेंस जिसको हम डेली मिनिमम बैलेंस कहते हैं, एक होता है एवरेज मिनिमम बैलेंस। एवरेज मिनिमम बैलेंस, एवरेज मिनिमम बैलेंस क्या होता है? एवरेज मिनिमम बैलेंस यहां पर आपका सुनना कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से, जिसको नहीं पता नई चीज बताने वाला हूं। एवरेज मिनिमम बैलेंस होता है, मान लीजिए आपका एक एवरेज मिनिमम बैलेंस किसी भी अकाउंट में 10,000 रुपए है, किसी भी अकाउंट में आपका एवरेज मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए है। 10,000 का मतलब क्या हुआ कि पहले दिन आपका उसमें बैलेंस जो पड़ा था वो 1,000 रुपए पड़ा, दूसरे दिन उसमें आपने बैलेंस को डिपॉजिट करा दिया, 2,000 रुपए हो गया। अगले दिन आपको पैसों की जरूरत आ गई ना, हमने उसमें से 1,500 निकाल लिए, बैलेंस आपका 500 रुपए हो गया। ठीक है, ओके। अगले दिन आपने उसमें जमा करा दिए 5,000 रुपए जमा करा दिए, तो आपका बैलेंस 5,500 हो गया। अगले दिन आपने उसमें और जमा करा दिए 14,500, आपका बैलेंस 20,000 हो गया। अगले दिन उसमें से आपने 10,000 निकाल लिया, आपका बैलेंस 10,000 हो गया। अगले दिन उसमें से आपके 10,000 रुपए और निकाल लिया, आपका बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, आपका बैलेंस 0 हो गया। अब जब आपका बैलेंस 0 हो गया, फिर अगले दिन जमा करा दिए 500 रुपए, 1,000 रुपए, फिर निकलवा लिए, जमा करा दिया, ऐसे करके आपके पूरे 30 दिन की ट्रांजेक्शन बन गई। पूरे दिन की यहां पर आपकी ट्रांजेक्शन बन गई, पूरे एक महीने की 30 दिन की आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, अलग अलग दिन की, है ना? ठीक है। और यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया, पूरे दिन की, पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का बैलेंस कितना रहा। बैलेंस से मेरा मतलब है रात को 12 बजे आपके खाते में कितना पैसा पड़ा था। रात को 12 बजे आपके खाते में कितना पैसा पड़ा था, वो हमने डेली का डेली उसमें लिख लिया। 30 दिन का हमने लिख लिया, रात को 12 बजे मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस था, जिसमें 0 भी था बैलेंस, किस दिन 500 भी था, किस दिन 10,000 भी था, किस दिन 15,000 भी था, किस दिन 25,000 भी था। ठीक है, ओके। सो रात को 12 बजे आपका कितना बैलेंस था, वो चीज यहां पर पूरे पूरे 30 दिन की टोटल की गई। ओके, ठीक है। और उस टोटल को यहां पर डिवाइडेड बाय 30 कर दिया गया, उस टोटल को डिवाइड बाय 30 कर दिया गया, और इक्वल टू जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आएगी? एवरेज मंथली बैलेंस। सिंपल, मैंने एवरेज कैलकुलेशन किया, मैथ्स के फंडा है, एवरेज तो निकाल लिया, और क्या निकाला? पूरे के पूरे 30 दिन का यहां पर हमने बैलेंस लिख लिया, डिवाइड बाय 30 कर दिया, मेरे पास एक वैल्यू आ गई एवरेज मंथली बैलेंस की। आई कि नहीं आई? और अब जो मेरे पास एवरेज मंथली बैलेंस आएगा, वो मान लीजिए 10,000 रुपए से ऊपर आता है। एग्जाम्पल था 10,000 रुपए, है ना, कोई फिक्स नहीं, मैंने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, 10,000 रुपए मेरा एवरेज मंथली बैलेंस मुझे मेंटेन करना है, बैंक ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी है। तो जो मेरा 10,000 से ऊपर आएगा तब बैंक मेरे से चार्ज नहीं लेगा। अगर मेरा वो 10,000 से नीचे आता है, बैंक मेरे से मिनिमम बैलेंस चार्जेस ले लेगा। ठीक है, ये आपका इसमें कंसेप्ट होता है, ये इसमें फंडा होता है मंथली बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस का। ठीक है, तो यहां पर जो भी बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है रात को 12 बजे आपके खाते में, क्योंकि आप घर पे भी तो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, घर पे भी ट्रांस, और ये एवरेज मंथली बैलेंस जो है फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है ना। कई ऐसे ऐसे अकाउंट है जिनमें एवरेज मंथली बैलेंस 1-1 लाख 2-2 लाख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही है, वो बड़ा कोई लोन है, जैसे किसी ने कहा था मेरे 90,000 रुपए सेविंग में पड़े हैं, तो ठीक है। अब इस पे एक और कंसेप्ट है, मान लीजिए किसी का 50,000 रुपए यहाँ पर आपका एवरेज मंथली बैलेंस है, तो आप किसी भी एक दिन अपने खाते में, किसी भी एक दिन अपने खाते में 15 लाख रुपए रख दो, और बाकी पूरे पूरे महीने 29 दिन आप उसमें जीरो रख दो पैसा, आप उसमें जीरो पैसा रख दो, 50,000 बन गया ना? बना कि नहीं बना? 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 हो गया 50,000। ये भी है, ये भी कर सकते हो। पॉइंट समझिए मेरा? ठीक है,
और ये आपका पूरे महीने का कैलकुलेशन जब हो जाएगी, उसके बाद पूरा महीना जब बीत जाएगा, उसी रात यहां पर 30 दिन बीते, 1 तारीख को सिस्टम ने कैलकुलेशन कर लिया 31 की रात को, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो 1 तारीख को 2 तारीख को आपके खाते में मिनिमम बैलेंस चार्जेस की एंट्री दिख जाएगी, वहां चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है। और डेली का अगर हुआ, डेली वाला मिनिमम बैलेंस है, वो भी यहां पर मंथ के एंड पे आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज इसमें क्या होती है, एक और चीज होती है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके खाते में आपको पता ही नहीं होगा कितने पैसे पड़े हैं। 200 रुपए 300 रुपए पड़े हैं आपने, और आपको में से कई लोगों को ये होगा कि मेरे खाते में तो 700 रुपए पड़े थे, आज 200 कैसे रह गए। हुआ होगा ना किसी के पास कि मेरे खाते में तो 500 रुपए थे सर, 200 कैसे रह गया, है ना सर, 300 कैसे रह गया। बैंक वाले लुटेरे हैं, बैंक वाले चोर है ना। जब देखो लंच करते रहते हैं, जब देखो काउंटर नंबर उस पे जाओ करते रहते हैं, मेरे पैसे खा गए। राइट। वो पैसे खाए नहीं है, वो तुमने बताया, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें बताया गया था कि, लेकिन तुमने अवेयर नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि तुमने उसमें 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना था, तुमने भाई साहब उसमें से 800 रुपए रखे। अब 800 रखे, हर एक महीने का 100 रुपए मंथली मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटता रहा। 6 महीने बाद वो 600 रुपए तुम्हारे कट गए 100 रुपए के नाम पे, और तुम्हारा बैलेंस 200 रुपए आ गया। तुम बैंक वालों के ऊपर चिल्ला रहे हो, है ना। खुद बैंकर बनना है, चिल्ला बैंक वालों के ऊपर रहे हो। राइट। सही है ना, है ना। तो इसलिए मैंने उस दिन ऑफलाइन क्लास में भी यह बात बोली थी कि अगर बैंकर बन रहे हो ना, तो पहले दिन से बैंकर ऑफिसर या बैंकर ही कह लीजिए, उसकी फीलिंग पहले दिन से आनी चाहिए। जिस सीट के बारे में जा रहे हो, उस सीट के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचना। लंच के बाद आना, काउंटर नंबर इधर उधर जाना, है ना, वो चीज आपके मन में आनी नहीं चाहिए। आप, क्योंकि आप भी तो कल को उसी सीट पे बैठने वाले हो, आपके लिए उस चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके मन में, है ना। उस चीज के मीम्स देखकर, अगर ऐसे कोई मीम शेयर होते हैं ना कहीं हल्का सा अंदर से गुस्सा आना चाहिए कि क्यों हो रहा है यार। आपको क्या पता क्या सच्चाई है उसके पीछे, है ना। कितना काम किया जाता है, कितना चीजों को सहन किया जाता है। ठीक है। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू शुड फील लाइक एन ऑफिसर, यू शुड फील लाइक अ बैंकर, यू शुड नॉट प्रमोट सच काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। ठीक है। मैं भी कई कई बार यहाँ पर हम मजाक मजाक में बोलते हैं, वो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, लेकिन कुछ इंटेंशनली नहीं होता चीजों का ना। क्योंकि कल क्लास में कई बार माहौल को लाइट करना पड़ता है, बड़ा ज्यादा एक थोड़ा सा सीरियस मोड हो जाता है, बोर होने लग जाते हो, उस चीज में करना पड़ता है। राइट। ओके। सो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड किया करो। इस चीज की अगर कोई आपको कहता तो आगे से बोला करो, ऐसे कैसे यार आप बोल रहे हो। राइट। ओके। और छुट्टी नहीं यार, रुको जरा, इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक बढ़ा रहा हूँ यार तुम्हें, यार मैं नहीं जाना चाहता, तुम काहे को जाना चाहते हो। बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा मुझे, बताओ, अच्छा नहीं लग रहा सुन के। अब तो यार बैंक की इंटरनल बातें तुम्हें बताने शुरू करूंगा अपने बारे में, मेरे साथ क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। अभी तुम लोग भागने चल रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, है ना। कौन सी क्लास है अभी, अभी कोई क्लास है नहीं है ना, बस ठीक है। ये 2 पॉइंट नीचे वाले खत्म कर देते हैं, फिर छुट्टी कर दूंगा। ठीक है। ये 2 पॉइंट नीचे वाले खत्म कर देते हैं। Rate of interest on saving bank account varies from bank to bank and also changes from time to time. ROI is calculated on daily basis. ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग बैंक पे, वो यहां पर बैंक टू बैंक वेरी करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है, कुछ बैंक 3% देते हैं, कुछ बैंक यहाँ पर 2.5% देते हैं, कुछ बैंक यहाँ पर 3% 4% देते हैं, 3.5%, मतलब वेरी करता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ऊपर छोड़ दिया कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे। और जो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो यहां पर कैलकुलेट होता है ऑन अ डेली बेसिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होता है ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस मतलब कि आपका शाम को रात को 12 बजे आपके खाते में जो बैलेंस है ना,
जो बैलेंस है, मान लीजिए रात को खाते में 12 बजे आपके खाते में 5,000 रुपये बैलेंस है, तो 5,000 पे मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 1/365। समझ गए मेरी बात? एक दिन का ब्याज लगा लिया, बैक एंड पे एक दिन का ब्याज चला गया, ठीक है, बैक एंड पे चला गया, आपके खाते में नहीं आया, बैक एंड पे चला गया। दूसरे दिन का भी ऐसे लग गया, तीसरे दिन का भी लग गया, चौथे दिन का, पूरा पूरा यहां पर आपका हर एक दिन का लग गया, 30 दिन का, ठीक है। अब 30 दिन का जो बैक एंड पे ब्याज लगा उसका टोटल लगा लिया गया, और टोटल लगाकर आपके खाते में 1 तारीख को दे दिया गया। समझ गए? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड में। बच्चे मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी कैलकुलेशन बताई, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्या फंडा था? उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें सिंपल नॉर्मल इंटरेस्ट निकाला है यार, मैथ्स का कंसेप्ट था, उसमें क्या था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? आई डोंट थिंक कुछ था उसमें। उसमें सिंपल निकाला मैंने, 5,000 पे मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 1/365। एक एक दिन का आपने ब्याज निकालना है, इंडिविजुअल लेवल पे ब्याज निकालना है, ठीक है, और वो चीज यहां पर आपकी लास्ट में टोटल किया और आपके खाते में लगा दिया, ठीक है, पर डे का हमने ब्याज निकाल लिया। अब इस पे क्या होता है, कुछ बैंक्स यहां पर आपको मंथली बेस पर आपके ब्याज की एंट्री दिखा देते हैं। आप अपनी पासबुक देखना, अगर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शंस होती हैं और अगर आप पासबुक की प्रिंटिंग करवाई हुई है, तो ये आपको हर एक मंथ के एंड में, मतलब लास्ट हर एक मंथ के एंड और फर्स्ट कुछ दिनों में अगले मंथ के, आपको एक ब्याज की एंट्री मिलेगी, वहां पर लिखा होगा इंटरेस्ट करके। वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। कईयों के खाते में एंट्री होगी 3 रुपए, 4 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, ऐसे करके। अगर छोटा मोटा बैलेंस हो तो इतनी एंट्री, इतने अमाउंट की एंट्री होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, है ना, ज्यादा तो 50 रुपए, 70 रुपए बस, और ज्यादा नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर, और कुछ बैंक्स में यहाँ पर ये चीज क्वार्टरली होती है, मतलब कैलकुलेशन वही डेली का होगा, कैलकुलेशन डे का ही होगा, एवरी डे का होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, जो ब्याज जो जाएगा मिलेगा खाते में, वो क्वार्टर एंड पे मिलेगा। क्वार्टर एंड क्या होता है? 3 महीना, 3 महीने को एक क्वार्टर कहते हैं, है ना। उसको उसको क्वार्टर नहीं कहते, 3 महीने को क्वार्टर कहते हैं यहाँ पर हमारे बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कैलकुलेशन डेली बेसिस पर, ओके, क्लियर है। अगला है यहाँ पर आपका अमाउंट डिपॉजिटेड रिपेबल ऑन डिमांड। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि डिपॉजिटेड रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक में जाओगे, बैंक में कहोगे, जो भी हमारा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम बैंक से पैसा निकालते हैं, वो मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा जब चेक के बारे में बताऊंगा। तो उस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर आप पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अब बैंक में जाओगे, उनको कहोगे मुझे पैसा यहाँ पर चाहिए, तो दैट इज अमाउंट डिपॉजिटेड रिपेबल ऑन डिमांड, यानी कि अमाउंट जो आप डिपॉजिट करा रहे हो वो यहाँ पर जब मैं चाहूं पैसा निकलवा सकता हूं, ठीक है, ओके, समझ गए पॉइंट? अभी आप में से बीच में एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें किसी ने बोला था कि इस टीचर ने जो टाइम मैं बोल रहा हूँ ना, रात को 12 बजे होता है, तो किसी ने बोला था कि सर इस टीचर ने वो टाइम मुझे शाम को 5 बजे या 5:30 बजे बताया था। मैं कभी भी, मेरी आदत नहीं है किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में कुछ भी कटाक्ष या कुछ भी किसी के बारे में बोलने की, किसी उसने ऐसा पढ़ाया, उसने ऐसा पढ़ाया, लेकिन स्पेसिफिकली इन टीचर्स के बारे में बोलूंगा कि जब ये यहाँ पर थे, अभी भी कहीं पर भी हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट इनके काफी ज्यादा लेवल पे थोड़े से कच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसी चीज देखी है, ये आपने नहीं पहली बार बोला है, ये बात मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोली है, क्योंकि कई बार होता है ना, हम उधर से भी पढ़ लेते हैं, फिर इधर से भी आते हैं, और इधर आके मैं उनको सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है यार, आप खुद सोचो कि मैंने 12 साल हो गए बैंक में नौकरी करते, मुझसे ज्यादा बैंकिंग कंसेप्ट किसके क्लियर होंगे, है ना। डेली बेसिस पर बैंक में ऐसी पता नहीं कितने, तुम लोगों ने इतने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे जितने मैंने अपनी जिंदगी में लोन दे दिए, है ना। तुमने मॉक टेस्ट कितने लगाए होंगे? 50, 100। मैंने उससे 10 गुना ज्यादा तो लोन बांट दिए अपनी जिंदगी में, है ना, हो सकता है 20 गुना लोन बांट दिए। तो इसलिए वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, उससे काफी कुछ सीखा हूं, तो शायद मेरी कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही होती है ना। मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस किया कि उनके द्वारा बताया गया कंसेप्ट बहुत जगह पर उन्होंने गलत बताया, आई डोंट नो, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बुक से पढ़ना, बुक आउटडेटेड होती है, किसी टाइम पे हो सकता है 5 बजे कैलकुलेशन होती हो, किसी जमाने में 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो आज भी वो माइंड में उनके वही चल रहा है, उनको पता ही नहीं है कि बैंकिंग में क्या हो रहा है।
ठीक है, तो इसलिए चीजों को अवॉइड करो। जो चीज आपको समझा रहा हूं उसको सत्य मानकर, उसको सही मानकर, सच मानकर अपने काम पे लगो। इधर उधर मत सोचो। कहीं से आपने पहले किया हुआ है बैंकिंग अवेयरनेस, उसको बिल्कुल दिमाग से वॉश करके मुझसे पढ़ोगे तो एकदम से हर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल सही समझ में आएगी एंड फिट बैठेगी दिमाग में और बढ़िया से बैठेगी। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को यहीं करता हूं। अभी सेविंग बैंक अकाउंट खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, इसमें बहुत सारी चीजें और आपको बतानी बाकी हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। इसमें मैंने पीडीएफ अटैच कर दी है, पढ़ने की इच्छा रखते हो तो पढ़ लेना, है ना। अमिताभ बच्चन जी से मिलने की इच्छा रखते हो तो वो भी हमारे पास है। राहुल जी से मिलने की इच्छा है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, इनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और भी बहुत सारी चीजें आपके बारे में बताएंगे। ये सारी सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाली हैं आपके लिए और करेंगे फिर बात, चर्चाएं। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी, कब रहेगी नेक्स्ट क्लास? कब रहेगी बच्चे नेक्स्ट क्लास? 12 तारीख को। ठीक है, मैंने कल बता दिया था 2 दिन आपकी छुट्टी है, 2 दिन आप रिवाइज करो। ये मैंने आगे पीडीएफ अटैच कर दी है। ठीक है, किसी को पढ़ने की इच्छा हो, अंदर से कीड़ा उठ रहा हो तो पढ़ लेना, है ना। 2 दिन में मन कर रहा हो, वैसे सीधी सीधी चीजें लिखी हैं, सिंपल शब्दों में लिखी हैं। आई डोंट थिंक कि कहीं कुछ पढ़ने में दिक्कत आएगी। मतलब मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। लेकिन कई बार होता है ना कि टीचर जब एक्स्ट्रा दे देता है तो कई जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास के, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे जो टॉपर में आते हैं ना, उनको आदत होती है पहले से पढ़ के आने की, राइट। तो उस कैटेगरी में मैं भी आता था, तो इसलिए मुझे तुम लोगों की मेंटेलिटी पता है। पढ़ के तो आओगे 100%, है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ के आओगे, पढ़ के तो आना है। तुम लोगों के अंदर कीड़ा घुसा होता है, अरे एडवांस मिल गया, इससे बढ़िया तो होगा, मैं बाकी लोगों से आगे निकल जाऊंगा। मैं तो पढ़ के आऊंगा पक्का। 2 दिन की छुट्टी भी है, फिर तो पढ़ना बनता ही है ना। ओके, मैं ऐसा बच्चा था जो उस कैटेगरी में था, लेकिन बैठता बैक बेंचर था मैं बैक बेंचर, बैठता मैं बैक बेंचर्स के साथ था, है ना। क्योंकि बैक बेंचर की भी मदद करने वाला कोई क्लास में होना चाहिए, सही है ना। उनकी भी तो मदद होनी चाहिए यार। बस मैं उस टाइप में था ना। मैं उस टाइप में नहीं था जो टीचर को कहता था आज टीचर सरप्राइज टेस्ट ले लो, क्या बात है ना। मैं उसमें था, मैडम कहते सरप्राइज ले लो, नहीं मैडम, नहीं मैडम, मुझे आता होता था लेकिन मैं नहीं मैडम, नहीं मैडम, है ना। और और कुछ ऐसी खासकर लड़कियां होती थी, जैसे मेरी खुद की धर्म पत्नी है ना। वैसी लड़कियां होती जो आगे आके बैठती थी, अरे मैडम सरप्राइज, मैडम लो आज ही लो, है ना, आज ही लो। वो उस कैटेगरी के थे और हम बैक बेंचर्स की मदद करते थे। ठीक है, मेरे तो फिक्स होती थी, विंडो सीट हुआ करती थी, विंडो सीट में बैठता था बढ़िया से, है ना। क्लास के पीछे पीछे विंडो सीट, बाहर के नजारे बढ़िया दिखते थे विंडो सीट पे। मैडम पढ़ा रही है, हम बाहर देख रहे हैं। बस भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक थोड़ी सी अच्छी बात दे दी कि दिमाग अच्छा दे दिया था, है ना। चीजें अपने आप ही चीजें समझ में आ जाती थी, बाहर के नजारे देखते देखते क्लास ले लेते थे, है ना। हाँ नजारे, हाँ बाहर, हमारे बाहर बास्केटबॉल कोर्ट था, मेरे बाहर खिड़की से बास्केटबॉल कोर्ट दिखता था। वहां पर बच्चे खेलते होते, बच्चे मतलब मेरे साथ वाले क्लास में लोग, सीनियर जूनियर, है ना। वो खेलते रहते थे, बस बढ़िया, वो उनकी गेम्स गेम्स देखते रहते थे, बढ़िया एंजॉय होता रहता, एंटरटेनमेंट होता रहता था। वो गेम खेलते थे, हम देखते रहते थे। मैडम उधर पढ़ा रही है, ठीक है कोई नहीं मैडम, हाँ क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, बस ठीक है मैडम, आता पता है। टीचर भी कुछ नहीं कहता था, हाँ ठीक है यार, कपिल है बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा है, टॉप कर लेगा। तो वो फंडा है अपना, है ना। हाँ, वो एमओडी, एमओडी अभी बताऊंगा बच्चा, अभी एमओडी कहाँ, अभी तो अभी तुम सेविंग अकाउंट तो कंप्लीट कर लो, एमओडी पे भी आएंगे। सीए 10:30, अभी एक जेआईबी क्लास है यार, 8:30 बजे जेआईबी क्लास है, वो करने के बाद करूंगा। ठीक है, कार्ड्स का काम वही है, सेम ही है, इन सब का काम वही है, बस उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, ना मैडम मेरी क्लास में नहीं थी, मैडम हमारे एक स्कूल में थे, है ना, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। स्कूल एक था हमारा।
10-11 नहीं, सीए कल होगा, क्योंकि कल मैं जब निकलूंगा तो मैं करंट अफेयर्स क्लास लेकर निकलूंगा, और 11 का मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, 10 की रात की शादी है ना, गोइंग टू अमृतसर, है ना, अमृतसर जा रहा हूँ। तो अगर मैं सुबह टाइमली, हम अगर हो सकता है लेट निकले फिर तो ले लूंगा करंट अफेयर्स क्लास, कि अगर थोड़ा सा हम जल्दी निकल गए सुबह सुबह तो फिर मैं शायद करंट अफेयर्स क्लास वापस आकर शाम को घर आकर लूंगा। अगर हम लेट निकले फिर वहीं ले लूंगा, मतलब लूंगा तो सही, सुबह लूंगा शाम को लूंगा वो मैं बात नहीं कर सकता, है ना। सर क्लास मॉर्निंग 5:30 कर दो, अरे प्रभु बस कर 5:30 नहीं पॉसिबल यार, 6 बजे ठीक है। कुछ और काम करने होते हैं बहुत जरूरी इंसान को, है ना, जो सुबह सुबह में 5 बजे से 5:30 बजे मैं कर लेता हूँ, है ना, वो फिर मुझे और ज्यादा अर्ली शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है यार, ये तो एक क्लास, आज की क्लास 2 पौने 2 घंटे चली है नॉर्मली, कल तक तो तुम्हारी क्लास 1.25 घंटा ही चला रहा था, कल भी तो 1.25 घंटा चली, परसों भी 1.25 घंटा चली, आज तुम्हारी क्लास 15 मिनट आधा घंटा फालतू ले लिया आज की डेट में। सर क्लास 5:30 कर दो, एक दिन के लिए क्या यार तुम भी, है? डबल ए का इंटरव्यू तुमने मेल कर दिया तो तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा, है ना, आज शाम तक तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा अगर मेल कर दिया तो। मैम भी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, जानते ही थे स्कूल में, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की, तब एक बार हम ना, मैं वीकेंड क्लासेस लेता था, तो वीकेंड क्लास में ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक हम पढ़ते रहते थे। सैटरडे संडे पढ़ना होता था तो ऑब्वियस है वीकेंड क्लासेस 12-12 घंटे की होती थी, तो जाते थे पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ, संडे को बिल्कुल एकदम सर्द भरी सुबह, एकदम चिल्ड सुबह, है ना, तो आ, क्या हुआ उस टाइम पे, एक बार हमारे सर ने बोला, हम 8:30 बजे, सैटरडे रात को 8:30 बज चुके थे, 8:30-9 बज चुके थे पढ़ते पढ़ते, टीचर पढ़ा रहा, कहता कल सुबह हम मिलेंगे 4 बजे। हमने कहा सर 7 बजे की बजाय 4 बजे, कहता सुबह 4 बजे मिलेंगे। हमने कहा 4 बजे सर, क्या कह रहे हो सर, मतलब इतनी ठंड, कोहरा, दिल्ली का कोहरा, दिल्ली की ठंड, 4 बजे सर, नहीं सर मरवाओगे। हम सारी क्लास ने रिवोल्ट कर दिया, इवन जो लड़कियां आगे फ्रंट बेंचर वाली ना, जो हाँ 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 यस यस कर दो, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, अरे सर नहीं, 4 बजे दिल्ली में सुबह 4 बजे, ना मेट्रो मिले ना कुछ मिले, कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, है? तो सर को मनाया, कहते हैं कि ये 4 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त। हमने कहा, सर कौन सा मुहूर्त, कहते ब्रह्म मुहूर्त। हमने कहा ये कौन थे? हाँ? फिर उन्होंने बताया तुम्हें भैया नहीं पता ब्रह्मा जी कौन थे? हमने कहा नहीं पता। हमने जिसको पता था उसने भी क्या दिया नहीं पता, है ना, जिसको पता जानते हुए भी अनजान बन गए कि नहीं पता। सर नहीं पता सर, हमें क्या पता ब्रह्मा जी कौन थे। कहता बेटा उस वक्त पढ़ने से जो भी चीजें आप पढ़ते हो, वो थोड़े विद्वान व्यक्ति थे, है ना, वो थोड़े इस तरह की बातें करते थे, जो उस वक्त आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल समा जाएगा। हमने कहा नहीं समाना सर, हमने नहीं समाना, हम बाद में पढ़ लेंगे, हम नहीं समाते, हम कोई बात नहीं 1 घंटा फालतू पढ़ लेंगे, लेकिन हमें सुबह 4 बजे उठ के नहीं समाना कुछ भी। सुबह 4 बजे जो आप समाने की बात करोगे ना, वो जाएगा ही नहीं, नींद में होंगे हम। भाई साहब मानना ही नहीं, कहते 5 बजे, कहते चलो ना तुम्हारी ना हमारी, हमने कहा चलो सर 7 की बजाय 6 बजे बुला लो, 1 घंटा पहले बुला लो। कहते ना तुम्हारी ना हमारी, सुबह 5 बजे आ जाना यहाँ पे। भाई साहब इतना मनाने की कोशिश, इतना मनाने की कोशिश, भाई हिला नहीं, कहता सुबह 5 बजे मैं मिलूंगा, क्या तुम लोग चाहे बिना नहाया ना, मैं तुम्हें नहा धोकर मिलूंगा यहाँ पर, बिल्कुल एकदम बढ़िया फॉर्मल पहन पहन के पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम देखना तुम। अगले दिन हमारी वाट लगी, सुबह हम 4 बजे उठे, 5 बजे हम वहां पहुंचे इंस्टीट्यूट में। सुबह भाई साहब ने 5:10 पे 5, 5:15 बजे क्लास शुरू कर दी थी। वो बात हमेशा याद आती है उनकी मुझे, है ना, बड़ी याद है वो सुबह सुबह जो याद आती है ना, पैदल हम निकले थे वहां पर, सुबह ना मेट्रो थी ना कुछ था, और दिल्ली कोहरा पूरा। हाँ मेट्रो 6 बजे चलती है, अभी भी 6 बजे चलती है मेट्रो, पहले तो 6 बजे चलती थी उस टाइम पे, तो अभी कितने बजे चलती है? वो नहा के आया था बिल्कुल, है ना, नहा के आया था, अभी 6 बजे चलती है, चलो 5:30, लाइन्स का डिफरेंस है। उस टाइम 6 बजे था, कुछ टाइम जो हमारी मेट्रो थी ना, वो बोला 6 बजे का टाइम था हमारा। तो तुमने वो चीज याद दिला दी सर, 5:30, है ना। मैं तो भाई 4 बजे भी उठ के पढ़ा दूंगा, तुम लोग तो आओ, है ना,
तुम लोग तो चलो जी, ठीक है, चला जाए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कब मिलेंगे? 12 तारीख को है ना, 10-11 के आपकी छुट्टी, 12 को मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर।